शुरुआत हुई है। ये आपका कथन है, कथन नंबर 1। इसमें कहा गया कि एक युक्ति है, ये एक मतलब एक बात कही गई है, एक युक्ति है, एक सोच है, एक विचारधारा है कि केबल और टेलीविजन के दर्शकों के आविर्भाव से अधिक व्यक्तिक और अंतःक्रियात्मक मीडिया संस्कृति की शुरुआत हुई है। यानी कुल मिलाकर केबल टीवी के माध्यम से मीडिया संस्कृति की शुरुआत हुई और इसका विस्तार हुआ। ये बात बिल्कुल सही है, ये कथन आपका सही रहेगा। दूसरे कथन में क्या कहा गया है, एकीकृत संप्रेषण, एकीकृत मतलब जो है संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन, यानी कि एक दूसरे से बातचीत करना, ठीक है। एकीकृत मतलब अकेले में, लेकिन एकीकृत संप्रेषण प्रणाली के भीतर संदेशों में संप्रेषणीयता और समाजीकरण नहीं होते। बिल्कुल गलत। देखो उसमें समाज के बारे में बताया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। जब हम एक दूसरे से बात करते हैं, संप्रेषण करते हैं, तो उसमें एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे को अपनी भावनाओं के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, अपनी सभ्यता के बारे में, यानी कुल मिलाकर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो उसी को कहा जाएगा क्या, जबकि ये कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होता, यानी कि समाजीकरण नहीं होता, तो ये गलत है। तो कथन 1 सही है और कथन 2 आपका गलत होगा। तो इसमें हो जाएगा भाई आपका सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कौन सा है भाई। अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 36 और आज का ये क्वेश्चन नंबर 2 है जी। निम्नलिखित में से कौन से कथन तार्किक रूप से समतुल्य है। समतुल्य मतलब एक दूसरे के समान। समतुल्य का मतलब होता है एक दूसरे के समान, एक दूसरे के समान। एक दूसरे के समान कौन कौन से कथन हैं, इस टॉपिक से आपको देखो, ये टॉपिक थोड़ा सा आपको हार्ड लग रहा होगा, लेकिन इससे आपके 5 क्वेश्चन आने हैं पक्का। 5 क्वेश्चन इस टॉपिक से आएंगे और इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि देखो मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो यूजीसी नेट में पिछले पेपरों में आए हैं 2023, 2022, 2021, 2024 में, ठीक है जी। तो ए में दिया गया इसने कुछ क्रिकेटर दयालु व्यक्ति होते हैं। ये मान लो ये कुछ क्रिकेटर हैं और कुछ जो है ये आपके व्यक्ति होंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो होगा बीच में दोनों के दोनों ये आपके क्या होंगे, दयालु व्यक्ति होंगे। तो इसने कहा कि कुछ क्रिकेटर, ये तो होगे क्रिकेटर, ये क्रिकेटर हैं और ये होगे व्यक्ति, व्यक्ति। तो कुछ क्रिकेटर दयालु व्यक्ति होते हैं। चलो जी ये बात आ गई। दूसरा देखो, कुछ दयालु व्यक्ति क्रिकेटर होते हैं। इसके बाद ये मान लो ये व्यक्ति हैं दयालु और इसने कह दिया कुछ दयालु व्यक्ति क्रिकेटर होते हैं। ये इसका भी इसी तरह से बन जाएगा भाई। ये मान लो कुछ दयालु जो है व्यक्ति, ये मान लो ये व्यक्ति हैं, ये यहाँ पर व्यक्ति है और इधर दे दिया इसने क्या, ये क्रिकेटर दे दिया, ये क्रिकेटर है भाई, ये क्रिकेटर होगी जी। चलो जी इसके बाद में तीसरा देखो भाई क्या कह रहा है, कुछ क्रिकेटर गैर दयालु व्यक्ति नहीं होते। कुछ क्रिकेटर गैर दयालु व्यक्ति नहीं होते। ये कह रहा कि कुछ जो क्रिकेटर हैं वे गैर दयालु व्यक्ति नहीं होंगे। गैर दयालु, कुछ क्रिकेटर गैर दयालु, यानी कुल मिलाकर कहना चाह रहा है कि दयालु व्यक्ति होते हैं। कुछ क्रिकेटर दयालु व्यक्ति होते हैं, इसका मतलब यह है कि कुछ क्रिकेटर गैर दयालु व्यक्ति नहीं होते, मतलब वे दयालु व्यक्ति होते हैं। दयालु व्यक्ति गैर दयालु नहीं होते बल्कि दयालु व्यक्ति होते हैं। तो ये भी बिल्कुल इसी की तरह है, यानी कि मेल खा रहा है। कुल मिला के ए भी मेल खा रहा है, बी भी मेल खा रहा और सी में भी ये कह रहा कि जो ये आपके क्रिकेटर हैं ये आपके गैर व्यक्ति नहीं होते बल्कि गैर दयालु व्यक्ति नहीं होते बल्कि दयालु व्यक्ति होते हैं। तो कुल मिला के ये भी व्यक्ति हो गए, ये व्यक्ति हो गए और इधर हो गए ये भाई आपकी क्रिकेटर, ये हो गए जी क्रिकेटर, ठीक है। तो कुल मिलाकर अब तक पहला दूसरा तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा। इसके बाद कुछ गैर दयालु व्यक्ति गैर क्रिकेटर नहीं होते। अब ये नहीं कह रहा क्या, कुछ गैर दयालु व्यक्ति जो हैं, गैर दयालु व्यक्ति वे गैर क्रिकेटर व्यक्ति नहीं होंगे। तो ये गलत हो गया बिल्कुल, ये उनसे मेल नहीं खा रहा कुल मिलाकर, यानी कि इन तीनों से मेल नहीं खा रहा। कौन सा, डी आपका, डी ऑप्शन मेल नहीं खा लेगा। ए बी और सी मेल खा रहे हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा भाई सही सी, सी आंसर इसका सही आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई कौन सा है। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि कथन है भाई, इंक ले लो, चलो जी ए लो जी। देखो भाई यदि कथन, कथन क्या है भाई, कुछ एथलीट दयालु मनुष्य होते हैं। ये मान लो ये आपके कुछ एथलीट हैं और इनमें से कह दिया कुछ एथलीट दयालु मनुष्य होते हैं। ये इस तरह का आपका इसमें डायग्राम बन जाएगा। ये बन गए दयालु, दयालु मनुष्य, दयालु मनुष्य। इधर तो आगे दयालु मनुष्य और ये क्या हो गए, ये हो गए भाई आपके एथलीट, एथलीट, एथलीट मतलब कि खिलाड़ी, खेलने वाले, ये एथलीट हो गए भाई। आगे देखो जी, सत्य रूप में दिया गया है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन तार्किक रूप से असत्य अनुमानित किया जा सकता है। असत्य अनुमानित यानी कि जो है असत्य अनुमानित कौन सा कथन किया जा सकता है। कौन से कथन को आप पूरी तरह से कह सकते हो भाई ये कथन गलत रहेगा, ये कथन जो है
गलत होगा। तो कौन से कथन को कह सकते हो, ये आपको इसमें बताना है। चलिए जी देखते हैं भाई। इसमें कहा गया भाई देखो, कुछ एथलीट दयालु मनुष्य नहीं होते। देखो कुछ एथलीट तो दयालु मनुष्य हो गए ये, और कुछ नहीं भी होते भाई, कुछ नहीं भी होते हैं जी। तो ये तो आपका इसके समतुल्य हो गया। चलो जी, सभी एथलीट दयालु मनुष्य होते हैं, सभी एथलीट दयालु मनुष्य होते हैं। ये कह रहा है असत्य अनुमानित किया जा सकता है। तो इसने कहा कुछ एथलीट दयालु मनुष्य होते हैं, और यहाँ पे कह दिया इसने सभी एथलीट दयालु मनुष्य होते हैं। चलो जी, कोई भी एथलीट दयालु मनुष्य नहीं होता। देखो ये तो हो भी सकता है सही, ये संभावित हो सकता है थोड़ा बहुत, वैसे तो है नहीं गलत, ठीक है, लेकिन संभावित हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या कहा इसने, कोई भी एथलीट, यानी कि जितने भी एथलीट हैं सारे के सारे, इनमें कोई भी दयालु मनुष्य नहीं है। तो ये तो बिल्कुल गलत हो रहा नहीं हो रहा, बिल्कुल असत्य। तो असत्य अनुमानित बिल्कुल कौन सा किया जा रहा, असत्य अनुमानित किया जा रहा बिल्कुल सी। और कुछ दयालु मनुष्य एथलीट होते हैं, ये तो होते ही है, पहले में भी ऐसे हो गया। और दूसरे में क्या है इसने, सभी एथलीट, सभी जो एथलीट हैं वे दयालु होते हैं, सभी ने तो कुछ तो है ही कम से कम। लेकिन इसने कह दिया ऐसे कोई भी एथलीट दयालु मनुष्य नहीं होते, कोई भी एथलीट, मतलब ये जितने भी एथलीट हैं इनमें कोई भी दयालु मनुष्य नहीं, जबकि यहाँ से कह रखा है। तो यही हो गया पूरी तरह से असत्य। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका भी जी। यूजीसी नेट मराठी में 2023 में आपका ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला था भाई। अगला क्वेश्चन देख लो। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 है जी। क्वेश्चन नंबर 38 है, इसमें देखो भाई कौन सा होगा, इसका किस तरह से होगा। तो ये लॉजिकल रीजनिंग में आपको ये देखना होता है कि सबसे सटीक आंसर कौन सा बैठ रहा, सबसे सटीक आंसर कौन सा बैठ रहा, उसी का आपको इसमें उत्तर देना है। तो सबसे सटीक देखना होता है। चलो जी, इसमें देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस कथन के विपरीत है, यानी कि जो ये आपका कथन दिया गया है इस कथन के बिल्कुल उल्टा है, विपरीत है। देखो भाई कौन सा, कोई भी फुटबॉल खिलाड़ी सहृदय मनुष्य नहीं होता। मान लो ये हो गए आपके कौन, फुटबॉल खिलाड़ी, ये तो हो गए जी आपके फुटबॉल खिलाड़ी, ये फुटबॉल खिलाड़ी हैं भाई। और ये कह रहा है कि कोई भी फुटबॉल खिलाड़ी जो है सहृदय मनुष्य, सहृदय मनुष्य हो गए ये हो गए सहृदय मनुष्य, सहृदय मनुष्य हो गए भाई, ये सहृदय मनुष्य हो गए ये। तो बिल्कुल भी इनका मेल नहीं है, यानी कि एक दूसरे से अलग हैं। और ये क्या कह रहा कि कौन सा इसके विपरीत है बिल्कुल, यानी कि जो जो ना जो एक दूसरे के बिल्कुल, देखो यहाँ से हो रही है बिल्कुल अलग, यहाँ हो गए बिल्कुल अलग, यहाँ तो हो गए बिल्कुल अलग। अब हमें देखना कि एक दूसरे से मिले हुए कौन से हैं। कुछ फुटबॉल खिलाड़ी सहृदय मनुष्य होते हैं, हो सकता है ये क्वेश्चन भी आपका सही हो जा, ये क्वेश्चन ये आंसर भी आपका सही हो सकता है, लेकिन जो ना बिल्कुल विपरीत नहीं है ये, क्योंकि इसने कहा कोई भी खिलाड़ी, तो यहाँ से आना चाहिए सभी खिलाड़ी, सभी खिलाड़ी सहृदय मनुष्य होते हैं, तो बिल्कुल वो उसका उल्टा होगा। इसमें देख लो भाई, कुछ फुटबॉल खिलाड़ी सहृदय मनुष्य नहीं होते, तो कुछ हो सके कुछ नहीं होते, तो ये भी नहीं आना चाहिए ना, ये आना चाहिए वैसे तो बिल्कुल। अभी तक देखा जा, कोई भी सहृदय मनुष्य फुटबॉल खिलाड़ी नहीं होता, इन्होंने तो कह ही रहा है कि कोई भी फुटबॉल खिलाड़ी सहृदय मनुष्य नहीं होगा, ये तो कह ही रहा बिल्कुल। इसका उल्टा थोड़ा ही ना होगा, उल्टा हो जाएगा, ये सभी फुटबॉल खिलाड़ी सहृदय मनुष्य होते हैं, जबकि यहाँ कह दिया नहीं होते, सभी है, कोई भी का मतलब है कि सभी फुटबॉल खिलाड़ी सहृदय मनुष्य नहीं होते, और यहाँ से सभी फुटबॉल खिलाड़ी सहृदय मनुष्य होते हैं। तो ये इसका बिल्कुल विपरीत हो गया, बिल्कुल उल्टा हो गया। तो डी आंसर सही होगा, ठीक है जी। तो डी आंसर इसका भाई सही हो जाएगा। आगे बात समझ में। चलो जी अगला देखो, यहाँ से बिल्कुल अलग हो रहे एक दूसरे से, और यहाँ बिल्कुल मिल गए, यहाँ से बिल्कुल जो है ना एक हो गए बिल्कुल, ठीक है। तो बिल्कुल विपरीत हो गया, इसका उल्टा हो गया, ये विपरीत कह रहा था। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगले क्वेश्चन में लगाओ जी लॉजिक। देखो अगला जो क्वेश्चन है इसमें भी समतुल्य देखना, समतुल्य मतलब कि एक दूसरे के जैसा, एक दूसरे के जैसा, एक दूसरे के जैसे कथन देखने। निम्नलिखित में से कौन से कथन तार्किक रूप से समतुल्य हैं, यानी कि कौन से ऐसे दो कथन या तीन कथन या चार कथन ऐसे हैं जो एक दूसरे के समान हो। इसने कहा कुछ बिल्लियां आक्रामक जानवर हैं, ये मान लो कुछ बिल्ली होगी, ये तो होगी बिल्ली, ये यहाँ पे आ गई जी बिल्ली, कुछ बिल्ली है जी। आक्रामक जानवर, ये लो जी आक्रामक जानवर ये हो गए। तो ऐसा चित्र बनेगा इसका, आक्रामक, आक्रामक जानवर हो गए ये, आक्रामक जानवर यहाँ से ले ली। तो ये यहाँ पे जो ये आपकी कुछ बिल्लियां हैं ना, ये आक्रामक जानवर हैं, ये यहाँ पे जो है ये, ठीक है। चलो जी इसके बाद आगे देखो भाई, कुछ आक्रामक जानवर बिल्लियां हैं। इसमें मैंने कह रहा है ये कुछ आक्रामक जो जानवर है ये बिल्लियां, तो ये भी समतुल्य हो गए एक दूसरे के हैं। तो दोनों एक दूसरे के समतुल्य हो रहे, ए और बी। तो भाई ए और बी दोनों एक दूसरे के समतुल्य बैठ रहे नहीं बैठ रहे, बिल्कुल बैठ रहे। इसके बाद कुछ बिल्लियां गैर आक्रामक जानवर नहीं है, इसका मतलब आक्रामक जानवर हैं। गैर का मतलब होता है कि गैर आक्रामक जानवर नहीं है बल्कि आक्रामक जानवर हैं।
है कुछ बिल्लियां, तो बिल्कुल हो गया नहीं पहला, ए के समान हो गया बिल्कुल सी भी, तो सी भी बिल्कुल ए के समान हो गया। कह रहा कुछ बिल्लियां आक्रामक जानवर है, और यहाँ कह दिया ना कुछ बिल्लियां गैर आक्रामक जानवर नहीं है, तो कैसी है, आक्रामक जानवर हैं, गैर आक्रामक जानवर नहीं है तो कैसी हैं, फिर आक्रामक जानवर हैं। तो कुल मिलाकर सी भी आपका मेल खा रहा है इन तीनों से। सभी बिल्लियां आक्रामक जानवर, सभी बिल्लियां तो नहीं है भाई, सभी बिल्लियां तो नहीं है, कुछ बिल्लियां हैं, तो ये तो बिल्कुल मेल नहीं खा रहा, तो डी हटा दो इसमें से बस, डी इसमें भी और इसमें भी डी, तो कौन सा रह गया, इसमें हो गया भाई ए बी सी है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कॉमर्स वालों के एग्जाम में यूजीसी नेट 2023 का जो एग्जाम हुआ कॉमर्स वालों का, उसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिला था, बढ़िया क्वेश्चन है। चलो जी अगला क्वेश्चन देख लो कौन सा है, बात बताओ समझ में आ रही नहीं आ रही, यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में आ रहे होंगे भाई, ठीक है। कुल मिला के हमें ये देखना है, इसमें अपने हिसाब से नहीं देखना, हमें देखना क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन क्या पूछ रहा और क्या ये कहना चाह रहा, क्वेश्चन को आधार बना के आंसर देना है। लॉजिकल रीजनिंग में केवल एक ही ध्यान रखना बस, आपको आपके हिसाब से क्वेश्चन सही हो या गलत ये नहीं देखना, ये देखना कि जो क्वेश्चन दिया गया है, जो आपका जो कथन दिया गया है, उस कथन के हिसाब से क्या पूछ रहा है, कथन के हिसाब से हमारा आंसर क्या बैठ रहा है, तो वो आंसर इसमें लगाना होता है। ठीक है जी, चलो ये क्वेश्चन देख लो भाई, ये क्वेश्चन देख लो जी, इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रतिज्ञापतियों में से किसको इस कथन से प्रत्यक्षतः अनुमानित किया जा सकता है, अनुमानित मतलब कि इससे कुछ मिलता जुलता लगाया जा सके, क्या है वह कथन, कथन दे रखा सभी स्तनधारी चौपाया पशु हैं, ये मान लो स्तनधारी हैं, इसने कह दिया कि सभी स्तनधारी, ये क्या है स्तनधारी, ये आपके स्तनधारी हैं भाई, ये स्तनधारी हैं, तो इसने कह दिया कि सभी चौपाया पशु, चौपाया मतलब चार पैरों वाले पशु हैं सारे, ये जितने स्तनधारी हैं सभी चौपाया, चौपाया का मतलब होता है चार पैर वाले पशु, चार पैर वाले पशु जैसे हाथी शेर वगैरह, ठीक है स्तनधारी। आगे बात समझे, इसके बाद देखो इसने क्या कहा, ये नहीं कह रहा कि प्रत्यक्ष अनुमानित, अनुमानित करना कि उसके जैसा कुछ मिलता जुलता था, उसके जैसा अनुमानित हो, अनुमानित कौन सा होगा देख लो भाई, अनुमानित कौन सा होगा अब ये देखना जी हमें, चलो जी देखते हैं। इसने कहा सभी पशु चौपाया स्तनधारी हैं, सभी पशु, ये आपके ये सारे के सारे पशु है ना, ये सारे के सारे जो पशु दे रखे हैं यहाँ से ये सारे स्तनधारी हैं, हो ही नहीं सकते बिल्कुल भी भाई, स्तनधारी तो केवल ये है, यहाँ तक ये जो एरिया लिया है स्तनधारी केवल ये हैं, सारे स्तनधारी चौपाया पशु हैं, लेकिन सारे चौपाया पशु स्तनधारी नहीं है, क्योंकि ये बाहर के रह गए नहीं बिल्कुल, ये तो नहीं है, तो कुल मिलाकर पहला तो हो गया गलत। चलो जी दूसरा देख लो, कोई भी चौपाया स्तनधारी पशु, कोई भी चौपाया स्तनधारी पशु नहीं है, जबकि इसने कह रखा कुछ तो हैं ये वाले, भाई ये बीच वाले तो हैं, ये स्तनधारी जो हैं ये तो हो गए, तो ये भी गलत हो गया, ये भी तो गलत बैठ रहा, क्योंकि ये नहीं कह रहा जितने भी चौपाया पशु हैं ये, इनमें से कोई भी स्तनधारी नहीं, अरे ये बीच वाले तो हैं, ये बाहर के ही तो नहीं है, ये बाहर वाले नहीं है, लेकिन ये बीच वाले जो ये अंदर दिया गया स्तनधारी ये तो हैं सारे, तो ये भी गलत हो गया। इसके बाद कुछ स्तनधारी चौपाया पशु हैं, देखो कुछ स्तनधारी जो है ये चौपाया पशु हैं, बिल्कुल बात सही है, ये बात तो बिल्कुल सही बैठ रही भाई। कुछ जो देखो इसने क्या कहा कथन में, सभी स्तनधारी चौपाया पशु हैं, जितने भी स्तनधारी हैं सारे के सारे ये चौपाया पशु, फिर इन्हें कहते हैं कुछ स्तनधारी चौपाया पशु हैं, तो कुछ तो है, सीधी सी बात है, ठीक है। इसके बाद सभी चौपाया पशु स्तनधारी हैं, देखो यहाँ भी उल्टा कर रखा है इसने, यहाँ क्या कह रहा है, सभी चौपाया पशु, ये जितने भी पशु हैं सारे, ये बाहर वाले भी सारे के सारे ये स्तनधारी, स्तनधारी नहीं है, स्तनधारी केवल ये बीच वाले हैं, यहाँ थी ये बीच वाले स्तनधारी हैं, तो कुल मिलाकर कुछ चौपाया पशु जो है ना स्तनधारी हैं, तो कुल मिलाकर आपका बैठेगा इसका सी, क्योंकि ये बिल्कुल गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, तो संभावित में बैठ रहा है बिल्कुल आपका कौन सा सी, संभावित में यानी कि कुछ जो है ना संभावित, देखो पूरी तरह तो ये भी सही नहीं है, क्योंकि इन कह रहा कुछ स्तनधारी, जबकि सारे स्तनधारी पशु, सारे स्तनधारी चौपाया पशु हैं, यहाँ से कह रखा ना सभी स्तनधारी चौपाया पशु हैं, लेकिन यहाँ कह देना कुछ, चलो कुछ तो है ही, कुछ तो है ही, कुछ क्या बल्कि सारे के सारे ही हैं, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से देखोगे आप तो पहला तो बिल्कुल गलत, दूसरा भी गलत और चौथा भी बिल्कुल गलत हो रहा, जब ये गलत हो गए तो रह गया कौन सा, सीधी सी बात है सी रह गया फिर भाई, तो संभावित में आ जाएगा सी आपका, ठीक है। ये होती है आपकी लॉजिकल रीजनिंग, सी आंसर सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है, इसको देखो जी, निम्नलिखित में से कौन सा कथन परस्पर व्याघाती व्याघाती है, देखो भाई व्याघाती बता दो जी, इसमें देखो भाई क्या कह रहा है, ये कह रहा है जी सबसे पहले तो भाई साहब इसने कहा कि सभी वस्तुएं नश्वर है, ये मान लो ये सारी वस्तु है, ये क्या होगी वस्तु, ये वस्तु है, इसने कह दिया सारी वस्तु क्या है नश्वर, नश्वर है भाई,
नश्वर है। चलो जी, इसके बाद क्या कह रहा है ये, इसके बाद इसने कहा कि कुछ वस्तुएं नश्वर नहीं हैं। ये मान लो ये वस्तु है और ये हो गया नश्वर, कुछ वस्तुएं नश्वर नहीं है। ये मानो ये बाहर आ गई तो कुछ तो होगी, कुछ नहीं हुई। यहां से इसने उल्टा कह दिया बिल्कुल, तो दोनों कथन एक दूसरे के मेल नहीं खा रहे। व्याघाती का मतलब है एक दूसरे के समान, तो ये एक दूसरे के समान तो हो नहीं दे कोई सा भी इसमें है? चलो जी, क्योंकि यहां से इसने कह दिया कुछ नश्वर है, ऊपर कह दिया बिल्कुल जो है ना सारे नश्वर हैं, तो ये बिल्कुल उल्टा हो गया आपका। इसके बाद कुछ वस्तुएं नश्वर हैं, देखो एक मिनट एक मिनट एक मिनट। व्याघाती का मतलब होता है कि बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत भाई, एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे के विपरीत। जबकि यहां से क्या हो रहा है, इसने कहा सभी वस्तुएं नश्वर है, और यहाँ कहते हैं कुछ वस्तुएं नश्वर है, तो कुछ वस्तुएं नश्वर है तो इसमें से आगे नहीं कुछ वस्तुएं शामिल इसमें, तो एक दूसरे के समान यानी संभावित हो गया ये। लेकिन इसमें कुछ वस्तुएं नश्वर है, अब क्या कहा इन्हें, कुछ वस्तुएं नश्वर है, यानी कि इसके जैसा ही बनेगा बिल्कुल चित्र, कुछ वस्तु बन गई और कुछ हो गए नश्वर। और यहाँ क्या है, क्या कोई भी वस्तु नश्वर नहीं है, यानी कि कोई भी वस्तु, ये मान लो वस्तु होगी और ये होगी नश्वर, नश्वर बिल्कुल अलग से आगे, नश्वर जो है बिल्कुल अलग आगे, और वस्तु आगे बिल्कुल अलग, तो ये बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत हो गए नहीं। ये एक तो सी और एक डी एक दूसरे के बिल्कुल क्या हो गए, अपोजिट हो गए, क्योंकि यहाँ कह दिया कुछ वस्तुएं नश्वर है और यहाँ कह दिया कोई भी वस्तुएं नश्वर नहीं है। तो यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए इनका, तो सी और डी बन जाएंगे भाई, सी और डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, व्याघाती का मतलब होता है भाई विरोधाभास, यानी कि एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे, एक दूसरे के अपोजिट है। अगर एक सही है तो दूसरा बिल्कुल गलत होना चाहिए, एक सत्य होना चाहिए और दूसरा बिल्कुल उसका उल्टा यानी कि असत्य, इस तरह का होना चाहिए, उसे बोला जाएगा व्याघाती। ठीक है भाई, चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 42 में जो दिया गया आपका वो है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समतुल्य, समतुल्य मतलब एक दूसरे के समान, समतुल्य का मतलब होता है एक दूसरे के समान भाई, समतुल्य का मतलब एक दूसरे के समान। देखो जी, सभी पौधे सजीव हैं, ये मान लो ये पौधे हैं और ये हो गए क्या सजीव, ये सजीव हो गए और अंदर हो गए पौधे, ये हो गए जी पौधे, तो सारे पौधे सजीव हैं। चलो जी आगे देखो भाई क्या होगा फिर, आगे देख लो क्या बैठेगा। आगे देखो जी, कोई भी पौधा गैर सजीव नहीं है, मतलब इसने कह दिया जितने भी ये पौधे हैं, कोई भी पौधा गैर सजीव नहीं है बल्कि सारे सजीव हैं, सारे पौधे क्या हैं, सजीव हैं। गैर सजीव, गैर सजीव एक नहीं है, सारे के सारे सजीव हैं। इसने कहा कि कोई भी पौधा गैर सजीव नहीं है बल्कि सारे सजीव होंगे। जब गैर सजीव नहीं है तो कैसे होंगे, सजीव होंगे, तो ये भी बिल्कुल एक जैसे ही हो गए ना दोनों। तो ए और बी दोनों कथन सही है अभी तक, तो ए भी सही हो गया और बी भी सही हो गया। सी में देखो कुछ पौधे सजीव हैं, मतलब ये मान लो पौधे हो गए और ये हो गए सजीव, तो कुछ पौधे आ गए ना यहाँ से, यहाँ तो सारे थे और यहाँ से कुछ और हो गए, तो ये सजीव हो गए और ये हो गए पौधे। तो कुल मिला के ये भी आपका समतुल्य है, मिलता जुलता है। लास्ट में क्या देखा, सभी गैर सजीव, ये मान लो ये सजीव नहीं है और सभी गैर सजीव गैर पौधे होते हैं, मतलब ये गैर पौधे अलग हो गए बिल्कुल, यानी कि दोनों जो है एक दूसरे से अपोजिट हो गए। सभी गैर सजीव, गैर सजीव मतलब सजीव नहीं है बिल्कुल, जो ना ये गैर सजीव है सारे, ये सारे के सारे क्या हैं, गैर सजीव हैं। जब सारे के सारे गैर सजीव हैं ये, ठीक है, और इसने कहते हैं गैर पौधे, ये गैर पौधे ये बिल्कुल हो गए, यानी कि एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे बिल्कुल भी, एक दूसरे से बिल्कुल भी मेल नहीं खाते डी वाले, तो डी तो बिल्कुल आना नहीं, डी गलत हो गया इसमें, डी गलत हो जाएगा बस। समतुल्य जो हो रहा पहला दूसरा तीसरा इनके एबीसी हो जाएगा। कौन से में भाई एबीसी, एबीसी तो कोई से में भी दे रखा इसने, एक मिनट रुक जाओ भाई, दोबारा देखो तो फिर से। भाई ए बी तो बिल्कुल सही है, ए बी इसमें नहीं, ए बी इसमें नहीं और ए बी इसमें भी नहीं, भाई साहब इसका डी सही होगा कुल मिला के जो है ना, वो सॉरी ए सही होगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों तो बिल्कुल आपके मेल खा रहे हैं। अब इसमें देख लो थोड़ा सा भाई, इसने कहा कुछ पौधे गैर सजीव, यहाँ से हम जो ना इसे करने में दिक्कत कर रहे हैं भाई। सभी गैर सजीव, सभी गैर सजीव, गैर सजीव मतलब कि सजीव, गैर सजीव का मतलब हो गया सजीव, सभी गैर सजीव गैर पौधे होते हैं, गैर पौधे मतलब क्या, सजीव जो है ना पौधे होते हैं। हाँ ऐसा ही बनेगा भाई इसका भी चित्र बिल्कुल, इसको समझने में दिक्कत होगी थोड़ी सी। देखो ये नहीं कह रहा कि सभी गैर सजीव गैर पौधे होते, गैर पौधे का मतलब क्या हो गया कि पौधे हैं, गैर पौधे का मतलब क्या होगा, पौधे हैं, ये तो हो गए सारे पौधे। और गैर सजीव, ये हो गए गैर सजीव का मतलब हो गया सजीव। ठीक है,
तो इसने यहाँ से क्या करा, उल्टा बना दिया, सजीव को तो ले दिया अंदर और सारे जो ना ये पौधे ले दिए बाहर, ये ले दिए पौधे पौधे और ये बना दिया इसने गैर सजीव, ये ओ सॉरी ये बना दिया इसने सजीव, अंदर बना दिया सजीव, बस उल्टा ले दिया। ठीक है, तो कुल मिला के ये भी भाई इसका मेल खाएगा, मिलता जुलता सा है थोड़ा बहुत इससे। ठीक है, चलो जी, तो ए आ जाएगा भाई इसका इस हिसाब से। कई बार जो है ऑप्शन के हिसाब से भी देख के आपको आंसर लगाना होगा। देखो जैसे इसमें ए और बी बिल्कुल सही है, तो ए बी आपका केवल आपका ए में दे रखा, तो ये आपका कथन आपका सही हो जाएगा बिल्कुल भाई सारा। ठीक है, तो कई बार इस तरह से भी आपको ये क्वेश्चन करने होते हैं, क्योंकि लॉजिकल इसमें लगाना बिल्कुल फिक्स आपको मिलने का नहीं। ठीक है, बिल्कुल फिक्स इसमें मिलना नहीं, बस थोड़ा सा आपको इसमें क्या करना होता है, लॉजिक लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, इसी को कहा जाए भाई लॉजिकल रीजनिंग। चलो जी, अगला क्वेश्चन देख लो। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है आपका, यदि इस वाक्य में क्या दे रखा भाई, कुछ पशु पक्षी नहीं है, ये मान लो ये कुछ पशु हैं और ये पक्षी नहीं है, कुछ पशु पक्षी नहीं है, लेकिन कुछ तो हो सके। जब कुछ पशु पक्षी हैं तो कुछ नहीं भी हो सकते। इसने कहा कुछ पशु पक्षी नहीं है को असत्य रूप में दिया गया है। अच्छा जी, गलत के रूप में दिया गया है। तो निम्नलिखित में से किस कथन के बारे में तार्किक रूप से असत्य होने का अनुमान लगाया जा सकता है। मान लो ये हमारा असत्य दे दिया, इसने कह दिया कुछ पशु पक्षी नहीं है, मान लो ये हो गए पक्षी, ये हो गए पशु, कुछ पशु पक्षी नहीं है, ऐसा इसने कह दिया। और आगे कह रहा कि ये कथन असत्य है, ये कथन असत्य है, इसका मतलब कुछ पशु पक्षी नहीं है बल्कि पक्षी नहीं है, तो इसका मतलब ये कि हैं इसका मतलब ये कह देना असत्य रूप में दिया गया, ये गलत कथन के रूप में दिया गया। तो किस कथन के बारे में तार्किक रूप से असत्य होने का अनुमान लगाया जा सकता है, तो गलत ही कथन देखना हमको, गलत कौन सा होगा। ये देखो इसने कह दिया कि कुछ पशु पक्षी नहीं है, ये मान लो ये पशु थे और ये पक्षी हो गए नहीं है, और ये कथन गलत होगा, ऐसा है ये वाला, तो ऐसा सही होगा नहीं, ये वाला सत्य हो गया और ये वाला हो गया गलत, ये कथन हो गया गलत। तो इसने पहले कह दिया क्वेश्चन में कि ये वाला गलत है भाई, और ये हो गया सत्य। तो हमें असत्य उत्तर देखना। तो सभी पशु पक्षी हैं, ये तो बिल्कुल बैठ ही रहा, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो सही है का, गलत थोड़ा है ना, हमें देखना गलत और असत्य चुनना। असत्य कौन सा, कोई भी पक्षी कोई भी पशु पक्षी नहीं है, कोई भी पशु पक्षी नहीं है। अच्छा जी, तो ये तो हो जाएगा भाई, है ये तो बैठ रहा फिर। जब ये नु कह रहा यहाँ से, देखो कुछ पशु पक्षी नहीं है, कुछ पशु पक्षी नहीं है, और ये कथन गलत होगा, ये कथन गलत होगा, है तो सत्य क्या होगा, सत्य होगा कि सारे पशु पक्षी हैं, सारे पशु पक्षी हैं, ये तो हो गया सत्य कथन। इसके बाद इसने कह दिया सभी पशु पक्षी हैं, ये तो बिल्कुल इससे मेल खा गया, जबकि देखना हमें क्या है, सत्य गलत देखना। आगे कह रहा है कोई भी पशु पक्षी नहीं है, कोई भी पशु पक्षी नहीं है, जबकि ये बात तो गलत होगी, ये बात तो गलत होगी। इसके बाद कुछ पशु पक्षी हैं, बिल्कुल हैं ये रे। इसके बाद कुछ पशु उड़ सकते हैं, जब भाई पक्षी है तो पशु जो न देखो, जब कुछ पशु पक्षी हैं तो कुछ उड़ भी सकते हैं, सीधी सी बात है, पक्षी हैं तो उड़ सकते हैं, तो ये भी सत्य हो गया, ये भी सत्य हो गया, गलत हो गया बी। तो बी आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि असत्य देखना हमें इसमें। देखो यहाँ से पूछ रहा है असत्य होने का अनुमान लगाना, असत्य बैठेगा बी, असत्य इसमें बी बैठ जाएगा भाई। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देख लो भाई। अगला क्वेश्चन देखो जी क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन भी आपका इसी तरह का कथन दे रखा भाई। अगला क्वेश्चन में भी इसने कथन दिया है यार, क्या कथन दिया ये देख लो बस। यदि इस कथन, कौन से कथन में, कोई भी विमान इलेक्ट्रिक वाहन नहीं होता को सत्य रूप दिया जाता है। मान लो कोई भी विमान, ये मान लो जी ये हो गए विमान, यहाँ पे मान लिया भाई हमने विमान। इसने कहा कि कोई भी विमान इलेक्ट्रिक वाहन नहीं होता, यहां से हो गए इलेक्ट्रिक वाहन, इलेक्ट्रिक, ये हो गए इलेक्ट्रिक वाहन। तो कोई भी विमान जो है वो इलेक्ट्रिक वाहन नहीं होगा, यह कथन बिल्कुल सत्य है जी। इसी को आधार मान के हमें क्वेश्चन का आंसर देना दिया गया है। तो निम्नलिखित में से किस कथन को तार्किक रूप से सत्य होने का अनुमान, यानी कि अनुमान लगाया जा सकता है जो एक दूसरे से अलग हो। देखो इसने कहा सभी विमान इलेक्ट्रिक वाहन होते हैं, बिल्कुल गलत है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता जब अलग हो गए। कुछ विमान इलेक्ट्रिक वाहन होते हैं, ये भी बिल्कुल गलत हो गया। कुछ विमान इलेक्ट्रिक वाहन क्यों होंगे, हैं जब इसने कह दिया बिल्कुल है ही नहीं कोई सा भी। इसके बाद कुछ विमान इलेक्ट्रिक वाहन नहीं होते, ये हो सकता है, क्योंकि इसने कहा कुछ विमान इलेक्ट्रिक वाहन नहीं होते, ये अनुमानित है कि भाई ये सही हो सके। अभी डी को और देख लो,
कुछ विमान गैर प्रदूषक वाहन नहीं होते हैं। कुछ विमान, जो गैर प्रदूषक तो बिल्कुल नया आ गया इसमें, तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं भाई क्वेश्चन में हमारे, है जी, तो इसे तो बिल्कुल हटा, इसे तो हटा दो बिल्कुल। ठीक है, तो सी आ जाएगा भाई इस हिसाब से। क्वेश्चन के अनुसार आपका जो आंसर सही होगा इसमें, कुछ अनुमानित जो है, देखो ये कह रहा है कि सत्य होने का अनुमान किस में हो सके, सत्य होने का जो अनुमान है केवल सी में है, क्योंकि ए में तो कह दिया सभी विमान इलेक्ट्रिक है, जबकि वो कह रहा बिल्कुल है ही नहीं है, ये कह रहा ना बिल्कुल नहीं है, और ये कथन सत्य है, बिल्कुल एक दूसरे से अलग है ये, तो ये तो हो ही नहीं सकता। कुछ विमान इलेक्ट्रिक वाहन होते हैं, ये भी नहीं हो सकता बिल्कुल, है, तो ए और बी तो बिल्कुल हो नहीं सकता। और डी में दी थी इसने गैर प्रदूषक, गैर प्रदूषक का तो क्वेश्चन में कहीं जिक्र करा ही नहीं गया, तो इस तरह का ये तो बिल्कुल आना ही नहीं है, तो रहेगा कौन सा, सी, तो सी आंसर सही हो जाएगा। पॉलिटिकल साइंस में आया था 2023 में, 6/3/2023 को जो एग्जाम हुआ था शिफ्ट 1 में। ठीक है, सारे क्वेश्चन वही ले रहा हूँ जो क्वेश्चन एग्जाम में आपके आए हैं। अगला क्वेश्चन देखो कौन सा है जी आपके सामने, इस क्वेश्चन को देख लो भाई, इस क्वेश्चन को देखो, देखो भाई यूजीसी नेट में आपके 5 क्वेश्चन जो हैं वे लॉजिकल रीजनिंग के आने, यूनिट नंबर 6 दे रखी, सिलेबस खोल के देख लियो, यूनिट नंबर 6, यूनिट नंबर 6 में बिल्कुल सिलेबस में, बिल्कुल सिलेबस के अनुसार पढ़ा रहा हूँ, सिलेबस में दे रखा आपका यूनिट नंबर 6, युक्ति युक्त तर्क, लॉजिकल रीजनिंग, और वही सारे के सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ जो एग्जाम में आपके आए हैं, कोई होम साइंस के एग्जाम में आया, कोई पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम में आया, कोई जो है आपका हिस्ट्री के एग्जाम में आ रहा, कोई योगा के एग्जाम में आ रहा। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, क्योंकि यहीं से आपके इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो ये आपका जो है इसको इग्नोर नहीं करना, इसे छोड़ना नहीं बिल्कुल भी। ये यूनिट ऐसी है, हो सकता है तुम्हारी जो है ना थोड़ी बहुत जो है ऐसा लग रहा हो आपको कि भाई समझ में नहीं आ रही है क्वेश्चन, इस टॉपिक को, इन टॉपिक को करना जरूर है, क्योंकि यहाँ से आपका जब इसे प्रैक्टिस करोगे आपके समझ में धीरे धीरे बैठती चली जाएगी बात, क्योंकि देखना हमें कथन, क्वेश्चन देखना होता है इसमें, क्वेश्चन के अनुसार ही आंसर देना पड़ता है इसमें, कि जिस तरह का क्वेश्चन है उसी के आधार पर आंसर दिया जाएगा। और फिर भी कोई दिक्कत है तो भाई जो है ना कमेंट बॉक्स में बता दियो, दोबारा से इनके बारे में मैं तुम्हें समझा दूंगा। चलो जी देखो, और भाई यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लियो, और वीडियो को लाइक तो कर ही दिया करो भाई। चलो जी, निम्नलिखित में से कौन से कथन इस प्रकार संबंधित है, बताओ भाई किस प्रकार संबंधित, कि वे दोनों सत्य नहीं हो सकते परंतु दोनों असत्य हो सकते हैं। देखो भाई ये देखना कि दोनों सत्य तो हो नहीं सकते, दोनों सत्य नहीं होनी चाहिए, लेकिन असत्य दोनों हो, इनके दोनों गलत हों, सही तो दोनों, दो कथन देखने, इनमें से 4 में से आपको 2 कथन देखने, 2 कथन जो बिल्कुल सत्य तो होना, सत्य तो होना लेकिन असत्य जरूर होने चाहिए, यानी कुल मिलाकर हमें असत्य कथन ढूंढने इसमें, ये वगैरह गलत कथन ढूंढने। चलो जी देखो भाई ढूंढो, कैसे ढूंढोगे, चलो जी ढूंढते हैं, असत्य कथन इसमें आपको ढूंढने भाई, असत्य कथन ढूंढोगे कैसे, देखो सभी जीव विज्ञानी उत्कृष्ट शिक्षक होते हैं, यानी कि जितने भी जीव हैं वे विज्ञानी उत्कृष्ट, उत्कृष्ट मतलब बहुत जना विद्वान, उत्कृष्ट शिक्षक होते हैं। चलो जी ये बात मान ली हमने कि ऐसे होते हैं। कुछ जीव विज्ञानी उत्कृष्ट शिक्षक होते हैं, कुछ जीव विज्ञानी उत्कृष्ट शिक्षक होते हैं, ये बात तो नहीं हो सकती भाई, क्योंकि यो वाला पहले से तो मेल खा रहा, बिल्कुल पहले से कुछ तो मेल जोल खा रहा नहीं, जब भी पूछ रहा कि असत्य होना चाहिए, तो ए बी तो आ नहीं सकता, ए और बी तो आ नहीं सकता, कुल मिला के अगर कहा जा तो ए बी नहीं आने का, और ए बी इनने दे भी नहीं रखा ऑप्शन में। चलो जी ए बी इनने दे भी नहीं रखा कहीं से भाई, ठीक है चलो जी। इसके बाद सी देख लो, कोई भी जीव विज्ञानी उत्कृष्ट शिक्षक नहीं होता, यहाँ कह रहा होता है और यहाँ कह रहा नहीं होता, अपोजिट हो गए नहीं दोनों एक दूसरे के, असत्य हो गए ये, यानी कि ए जो है वो सी से बिल्कुल असत्य हो गया, दोनों असत्य हो गए, तो ए सी तो बन सके भाई। और देख लो क्या हो रहा, कुछ जीव विज्ञानी उत्कृष्ट शिक्षक नहीं होते, कुछ जीव, इसका मतलब यह है कि कुछ होते हैं और कुछ नहीं होते, तो बी और डी तो मेल खा रहे, बी डी तो मेल खा रहे भाई, ये तो नहीं गलत बैठते, डी आने का नहीं इसमें, इसके साथ भी। और सी के साथ में देखा जा, यहाँ से कह रहा है शिक्षक नहीं होते, यहाँ भी कह रहा नहीं होते, तो सी डी भी नहीं आने का। और ए में कह रहा है कि शिक्षक होते हैं, सभी जीव विज्ञानी उत्कृष्ट शिक्षक होते हैं, और यहाँ से कह रहा है कुछ नहीं होते डी में, तो ये भी है कि इसका मतलब है कि कुछ होते हैं और कुछ नहीं होते, तो ए डी भी मेल खा रहा, ये भी नहीं होने का संभावित, तो कुल मिलाकर सी जो है ना, सी जो है असत्य होगा, यानी कि ए कह रहा कि सभी जीव विज्ञानी उत्कृष्ट शिक्षक होते हैं, और डी में कह दिया कि कोई भी जीव विज्ञानी उत्कृष्ट शिक्षक नहीं होता, यानी कि दोनों एक दूसरे से असत्य हो रहे। अगर इसे मान लो ए को कथन मान लिया तो ये बिल्कुल इसका अपोजिट है, यानी कि ए का अपोजिट डी है बिल्कुल, असत्य कौन सा बैठेगा, बिल्कुल डी बैठेगा, तो आंसर आ जाएगा। एक मिनट यानी डी नहीं भाई,
डी नहीं, सी बैठ रहा भाई। कोई भी जीव विज्ञानी उत्कृष्ट शिक्षक नहीं होगा, यहाँ कह रहा सभी होते हैं, तो उल्टा बैठेगा बिल्कुल सी, ए का अपोजिट सी बैठेगा। तो ए सी यानी कि ये वाला आंसर आ जाएगा भाई, सी आंसर सही होगा, ए और सी। ठीक है जी। चलिए भाई, आज इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलेंगे भाई। आज का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है, 12वां क्वेश्चन है ये। ठीक है, 12 क्वेश्चन की सीरीज करा रहा हूँ, क्योंकि ज्यादा लंबी क्लास हो जाए तो फिर आप भी बोर हो जाओगे, नहीं तो इसमें तो ज्यादा लंबे लंबी मैं इसमें क्लासें आपकी करा नहीं रहा हूँ, 12 क्वेश्चन करा रहा हूँ डेली। ठीक है, तो इसमें देखो क्या होगा भाई, क्या पूछ रहा, पहले तो ये देखो, समतुल्य पूछ रहा। समतुल्य मतलब एक दूसरे के समान। समतुल्य, एक मिनट, कहाँ चल गया भैया। समतुल्य का मतलब है भाई एक दूसरे के समान, कुछ समतुल्य होना चाहिए। समतुल्य मतलब चाहे पूरी तरह ना हो, लेकिन थोड़ा बहुत होना चाहिए समतुल्य। ठीक है, अब देखो इसमें कौन सा समतुल्य बैठेगा। चलो जी बैठा लो भाई, देखते हैं कौन सा समतुल्य बैठेगा। कुछ जानवर मांसाहारी जीव होते हैं। यहाँ एक अध्ययन ने ये कुछ जानवर हैं और ये कुछ मांसाहारी जीव हैं, तो ये वाले जो बीच वाले हैं ये मांसाहारी जीव। ये तो हो गए क्या, कुछ जानवर, ये तो हो गए जी जानवर, और ये हो गया भाई जीव। कैसे, मांसाहारी जीव होते हैं। चलो जी, कुछ मांसाहारी जीव होंगे, कुछ बिना मांसाहारी हो सकते हैं। बात चलो जी लग गई पल्ले। इसके बाद अगले कथन पे क्या कहा इनने भाई। अच्छा भाई, ए बी सी डी दे रखा है, यहाँ से इन्हें लिख लो भाई। ये तो ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ये डी है। बी में देखो जी, कुछ जानवर गैर मांसाहारी जीव नहीं है। मान लो कुछ जानवर है ये क्या कह रहा है कि गैर मांसाहारी जीव नहीं है, इसका मतलब है कि मांसाहारी जीव हैं। कुछ जानवर जो हैं, ये एक मिनट, कुछ जानवर, इसने कहा कुछ जानवर गैर मांसाहारी, गैर मांसाहारी जीव नहीं हैं। कुछ जानवर गैर मांसाहारी जीव नहीं है। अच्छा जी, चलो इसे सस्पेंस में डाल लो भाई थोड़ा सा भी, और देखो कौन से होंगे। इसके बाद सी में कहा इसने क्या, सी में कहा इसने भाई कुछ गैर मांसाहारी जीव, कुछ गैर मांसाहारी जीव। गैर मांसाहारी जीव का मतलब हो गया मांसाहारी जीव। ठीक है, हैं, गैर जानवर नहीं है, मतलब कि जानवर हैं कुछ, इसका मतलब तो ये होगा बिल्कुल इसके जैसा ही है। ये कह रहा कुछ गैर मांसाहारी। देखो यहाँ से कहा है ना कुछ जानवर, और यहाँ से गैर मांसाहारी, तो बिल्कुल एक दूसरे के उल्टे हो गए, तो ये तो मेल खाने का नहीं भाई इस हिसाब से। तो यहाँ देख लो, लेकिन इसने कहा कुछ, कुछ गैर मांसाहारी जीव, कुछ गैर मांसाहारी जीव, कुछ गैर जानवर नहीं है। मान लो ये कुछ गैर मांसाहारी जीव का मतलब है ये हो गए मांसाहारी जीव, और गैर जानवर नहीं है, तो कैसे होंगे, जानवर होंगे। ये लो जी, जानवर होंगे, तो कुल मिला के ये मेल खा जाएगा भाई। तो ए और सी तो मेल खा रहा भाई, ए और सी तो मेल खा रहा, पक्का बिल्कुल ए और सी मेल खा रहा। और भाई आगे देख लो, तो ए देखो, ए सी इसमें भी नहीं, ए सी इसमें भी नहीं, और ए सी इसमें भी नहीं आएगा भाई। तो इस हिसाब से सी आंसर आ गया, आंसर तो आ गया सी। लेकिन थोड़ा सा देख लो आगे को और थोड़ा सा बस, ठीक है, अगले कथन को और पढ़ लो एक। कुछ जानवर गैर मांसाहारी जीव हैं। देखो ये मान लो ये जानवर हैं, और ये कह रहा है कि कुछ जानवर गैर मांसाहारी जीव हैं। गैर मांसाहारी का मतलब है कि मांसाहारी हैं, ये मांसाहारी हैं, ये मांसाहारी, तो ये भी मेल खा गया, तो डी भी मेल खा गया। तो ए भी मेल खा रहा है, सी भी मेल खा रहा और डी भी मेल खा रहा। तो कुल मिलाकर आपका ए सी और डी, तो ऑप्शन भाई सी आ जाएगा। सी कथन आपका सही होगा ऑप्शन के हिसाब से और क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है जी, तो भाई ये थे आपके आज के क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग के। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग की ये आपकी तीसरी क्लास थी। इससे पहले 2 क्लासें आपकी डाल दी गई है, 2 क्लासें अपलोड कर दी गई है। उनमें भी बहुत सारे आपके लगभग आपके 24 क्वेश्चन मैंने करा दिए, 12 क्वेश्चन करा रहा हूँ एक सीरीज में, और लगभग 7 से 8 क्लासें मैं इसकी आपकी कराऊंगा। तो कुल मिलाकर अगर कहा जा तो 70 से 80 क्वेश्चन आपके मैं इसमें करा दूंगा। बार बार रिवीजन करोगे तो इस तरह के क्वेश्चन आपके जो है बिल्कुल पक्के है, ये आप जो है इनको हल कर दोगे आसानी से। ठीक है, चलो जी देखते हैं भाई क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा। देखो ये कह रहा क्या, निम्नलिखित में से किस या किन युक्तियों में अनियमित मध्य पद का तर्क दोष है। अनियमित मध्य पद, अनियमित मतलब कि जो ना अनियमित, जो नियमित नहीं है, लगातार नहीं है, अनियमित है, मध्य पद का तर्क दोष। यानी कौन कौन से कथनों में बीच बीच में क्या कर रखा, गलती दे रखी, यानी कि भाषा का प्रयोग गलत कर रखा है, इसीलिए कहा गया इनको भाषा का प्रयोग, भाषा का प्रयोग इसीलिए कहा गया। गलत कथन कौन सा है, कुल मिला के ये देखने, गलत कथन कौन से हैं जिनके मध्य पद जो है ना वो गलत दे रखे, तर्कों का दोष कर रखा उसमें है। चलो जी देखो, सबसे पहला देखो भाई एक में ध्वनि गुण है क्योंकि वह दृश्य है। ध्वनि
गुण है क्योंकि वह दृश्य है। बात सही है बिल्कुल, इसमें तो कोई तर्क दोष नहीं मिल रहा। इसके बाद ध्वनि शाश्वत है क्योंकि वह श्रव्य है। श्रव्य मतलब सुनी जा, ध्वनि को सुन सकते हैं क्या, श्रव्य मतलब सुनना है, शाश्वत, ये तो भाई तर्क दोष है इसमें तो यही हो जाएगा। एक तो बी आ जाएगा भाई आपका, बी आ जाएगा। बी सारों में दे रखा, देखो बी आपका सारों में दे रखा, बी इसने दे रखा सारों में, तो बी हो गए गलत, ठीक है जी। जबकि ए है सही, तो ये भी काट दो और ये भी काट दो भाई, तो ए तो आना नहीं। इसके बाद आगे क्या कहा है इसने, ध्वनि शाश्वत है क्योंकि वह उत्पादित होती है। बात सही है, ध्वनि शाश्वत है, शाश्वत है, शाश्वत है क्योंकि ये उत्पन्न होती है। जैसे मैं बोल रहा उत्पन्न हो रही है ध्वनि, ध्वनि, तो सही है भाई, तो आपका सी भी सही हो गया भाई। और सी दे रखा है इसमें, तो ये भी नहीं होना, नहीं तो रह गया कौन सा, बी, तो बी आंसर सी हो जाएगा। कई बार जो है इस तरह से भी आप कर सकते हो बहुत जल्दी से। सभी वस्तुएं गैर शाश्वत हैं क्योंकि वे ज्ञेय होती हैं। गलत, गलत, तो डी आपका इसमें गलत हो जाएगा भाई, और बी भी गलत हो जाएगा, तो इसमें बी आंसर आपका सही आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो जी, कुल मिलाकर आपको इसमें तर्क दोष देखना बस, भाषा का प्रयोग कहाँ पे गलत हो रहा है, कहाँ पे सही हो रहा है, इसका मिलान करना। क्वेश्चन नंबर 141 है भाई, देखो जिसका क्या आंसर बैठेगा भाई। 141 जो क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या बैठेगा आपके हिसाब से लगाओ। मैं सुगंधित चंदन के एक टुकड़े को देखती हूँ, किसका सही वर्णन है। मैं सुगंधित चंदन के एक टुकड़े को देखती हूँ, ज्ञान लक्षण है, हो सके भाई ज्ञान का लक्षण है। बस सुगंधित, देखो ये कह रहा है कि मैं सुगंधित चंदन यानी कि एक टुकड़े को, एक आपका लकड़ी का टुकड़ा है जो सुगंधित है, तो क्या हो गया भाई, उसमें सुगंध आ रही है आपको, तो आपने कैसे लगाया, उसे सूंघ के बता दिया कि भाई चंदन का टुकड़ा है, चंदन के टुकड़े को देखती हूँ, सुगंधित चंदन के टुकड़े को देखती हूँ, तो आपको ज्ञान है नहीं है, चंदन का ज्ञान है आपको, तभी तो आपने ये जो है अनुमान लगाया कि जो ये लकड़ी का टुकड़ा है, ये जो टुकड़ा है एक टुकड़ा, ये चंदन का है, क्योंकि आपको चंदन का ज्ञान है, तो ज्ञान लक्षण हो जाएगा, ज्ञान लक्षण हो जाएगा ये, है जी। सामान्य लक्षण नहीं है, योगज नहीं है, और ना प्रत्यक्ष आपका निकर्पित पक्ष तो कुछ है ही नहीं है, ठीक है। चलो जी, तो भाई आंसर सही हो जाएगा इसका आपका ज्ञान लक्षण, क्योंकि आपको चंदन की लकड़ी का ज्ञान है, तभी आपने देख के और सूंघ के उसे बता दिया सुगंधित लकड़ी को कि चंदन की लकड़ी है, तो ये सही हो गया। चलो जी अगला क्वेश्चन देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था भाई, आसान से हो गया। अगला क्वेश्चन देखो जी, लेकिन सारे क्वेश्चन इतने आसान ना आने के, सारे क्वेश्चन जो है इतनी आसानी से ना होने वाले भाई, ठीक है। चलो जी, इसे देखो भाई क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा के सूचनात्मक उपयोग को अभिव्यक्त करता है। भाषा के सूचनात्मक उपयोग को अभिव्यक्त कौन सा कथन करेगा, ये बताना भाई। भाषा के सूचनात्मक उपयोग को अभिव्यक्त कौन सा कथन कर रहा है। भाषा के सूचनात्मक, सूचनात्मक मतलब सूचना दे रहा, कौन सा ऐसा कथन है जो आपको क्या दे रहा, सूचना दे रहा है, सूचनात्मक उपयोग को अभिव्यक्त कर रहा है, या अभिव्यक्त मतलब दर्शा रहा है, या उत्पन्न कर रहा है, या समझाने का प्रयास कर रहा। मेरी कक्षा से बाहर चले जाएं। चलो जी आगे देखो भाई, आप इतने विलंबित क्यों हो। चलो जी, मैं अपने छात्रों को समयनिष्ठ रहने का अनुरोध करता हूं, समयनिष्ठ रहने का अनुरोध। वह अत्यधिक देखभाल करती है और सहयोगशील है, ये सही रहेगा भाई, सूचना दे रहा, सूचनात्मक उपयोग में अभिव्यक्त कर रहा। वह अत्यधिक देखभाल करती, देखो इसने कह दिया मेरी कक्षा से बाहर जाओ, ये सूचना नहीं दे रहा, ये तो आदेश दे रहा आपको, आदेश दे रहा नहीं। आप इतने विलंबित क्यों हो, ये भी आपको बता रहा है, वैसे बिल्कुल कक्षा में खड़ा हो गया। मैं अपने छात्रों को समयनिष्ठ रहने का अनुरोध करता हूँ, ये एक दूसरे को बता रहा है, बता रहा है, लेकिन समयनिष्ठ रहने का अनुरोध करता हूँ, अनुरोध करने का मतलब कोई सूचना देना नहीं हो गया। वह अत्यधिक देखभाल करती है और सहयोगशील है, ये मान लो कोई अध्यापक है, देखो यहां से समझो, ये मान लो कोई अध्यापक है, ये अध्यापक है, मान लो आप हो, अध्यापक हो टीचर, और बच्चे हैं यहाँ से बैठे एक कक्षा में, ए बी सी डी नाम के ये बच्चे बैठे कक्षा में, है जी। ये अध्यापक क्या है, इन बच्चों को बता रहा, समझा रहा, क्या कह रहा कि भाई कोई अलग से एक व्यक्ति है, एक लड़की है, ये मान लो ये लड़की है कोई, ये ठीक है, ये ए नाम की लड़की है कोई, है जी। ये कह रहा कि वह अत्यधिक देखभाल करती है, ये जो ए है वो बहुत अत्यधिक देखभाल करती है और सहयोगशील है, सहयोग भी करती है। तो ये सूचना दी जा रही है किन्हें, इन बच्चों को, इन बच्चों को कक्षा में अध्यापक क्या कर रहा, सूचना दे रहा, तो डी आंसर हो जाएगा भाई, डी आंसर आपका सही होगा इसमें, ठीक है भाई। चलिए जी अगला क्वेश्चन देख लो,
क्वेश्चन नंबर 143 क्वेश्चन नंबर 143 है जी। इसमें देखो क्या क्या है भाई। इसमें तो आपका ये कह रहा जी क्या, क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास करो। एक शिक्षक कक्षा में शिक्षण के दौरान कहता है, क्या कह रहा, नहीं आप गलत हैं। यह किस प्रकार के प्रतिपुष्टि कहलाती है? क्या ये सकारात्मक है? ना। क्या पुष्टिकारी है? ना। सुधारात्मक है? ना सुधार बिंदा। नकारात्मक है क्वेश्चन। ये कथन नकारात्मक है क्योंकि एक जो है शिक्षक जो है शिक्षण के दौरान कक्षा के बीच में कह रहा बच्चों से, क्या कह रहा, नहीं आप गलत हैं। नहीं आप गलत हैं का मतलब है निगेटिव है, बिल्कुल निगेटिव मतलब कि नकारात्मक है। तो बी आंसर सही हो जाएगा है जी। नकारात्मक का मतलब प्रतिपुष्टि कहलाएगी क्या, नकारात्मक प्रतिपुष्टि है ये, बिल्कुल सकारात्मक तो हो ही नहीं सकती, पुष्टिकारी भी नहीं हो सकती, और सुधारात्मक भी नहीं, सुधार थोड़ा नहीं कर रहा हो, वो तो बिल्कुल ये कह रहा कि नहीं आप बिल्कुल गलत हो, आप गलत हो, तो ये हो गया नकारात्मक। अगला क्वेश्चन देख लो। इन क्वेश्चनों में बस थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो फटाफट जो है ना इनके आंसर आपके सही हो जाएंगे भाई। चलो इसको देख लो भाई। और भाई देखो, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हो पहली बार, प्लीज हमारे चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर लो। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ना वीडियो तो देखो जहाँ भाई, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, और लाइक तो करते ही नहीं भाई, तुम लोग बहुत कंजूस हो, ठीक है, लाइक करने में तो बहुत कंजूसी कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 146 को देख लो क्या कह रहा है जी। इंक ले लो पहले इसमें, ये लो जी ले ली। 146 में क्या कह रहा है ये देख लो भाई। ज्योग्राफी में आया था क्वेश्चन, यूजीसी नेट ज्योग्राफी वालों के पास आया 2023 में। निम्नलिखित युक्ति में से कौन सा आकारिक तर्क दोष है? आकारिक तर्क दोष। अच्छा जी बताओ भाई कौन सा आकारिक तर्क दोष होगा? आकारिक तर्क दोष कैसा होगा भाई, ये देखो है जी, निगेटिव होना चाहिए। चलो, यदि बिल्ली आपकी पालतू पशु है, चलो जी, तो इसके पास पूंछ है। अगर पालतू पशु ना होती तो पूंछ नहीं होती भाई। आपका पालतू पशु बिल्ली नहीं है, इसलिए आपके पालतू पशु के पास पूंछ नहीं है। तो निगेटिव हो गया बिल्कुल, क्वेश्चन हो गया बिल्कुल निगेटिव। निगेटिव का मतलब हो गया भाई आपका निषेध कर रहा। निषेध मतलब जो ना निषेध, निषेध मतलब कि निगेटिव आंसर दे रहा है ये दे रहा निगेटिव आंसर। निगेटिव आंसर दे रहा क्योंकि ये देखो यहाँ कह रहा है यदि आपकी बिल्ली पालतू पशु है तो उसका पूंछ है, और आपका पालतू पशु बिल्ली नहीं है इसलिए उसका पूंछ नहीं है, उस पशु के पास पूंछ नहीं है। तो बिल्कुल जो ना निगेटिव हो गया है। तो भाई निषेध कर रहा है, तो हेतु वाक्य निषेध आ जाएगा इसका आंसर। हेतु वाक्य निषेध इसका सही आंसर होगा भाई। चलो जी अगला क्वेश्चन देख लो भाई। क्वेश्चन नंबर 162 162। इसे देखो भाई, ये क्वेश्चन आ गया भाई कहीं का, विरोध और परंपरागत वर्ग का। एक आपका टॉपिक दे रखा है, टॉपिक नंबर 7 आपका जो है, टॉपिक नंबर 7 दे रखा आपका भाई यूनिट नंबर 6 में। यूनिट नंबर 6 में खोल कर देखियो सिलेबस, और ये सिलेबस है भाई टॉपिक नंबर 7 में। टॉपिक नंबर 7 में सिलेबस दे रखा आपका क्या, सिलेबस दे रखा विरोध का परंपरागत वर्ग। विरोध का परंपरागत वर्ग, विरोध का परंपरागत 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 वर्ग, उसी से संबंधित है क्वेश्चन, उसी से संबंधित ये क्वेश्चन लिया गया भाई। क्वेश्चन नंबर है जी 162। अब इसे देखो भाई कैसे करेंगे हैं जी। कोई सा भी टॉपिक नहीं छोड़ रखा मैंने। यूनिट नंबर 6 में जो आपके तो 8 के 8 जो टॉपिक दे रखे हैं, 8-9 सारे के सारे से टॉपिकों से क्वेश्चन ले रखे। एक भी टॉपिक ऐसा नहीं जिससे क्वेश्चन ना लिए। इसमें देख लो क्या कह रहा है। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन उप विपरीतार्थक है? उप विपरीतार्थक मतलब उल्टा है। उप विपरीतार्थक का मतलब हो गया उल्टा। देखो जी, सभी नर्स देखरेख करने वाली मानव होती हैं। सभी जो नर्स हैं वो देखरेख करने वाली मानव होती हैं। बात सही है भाई, ये तो विपरीतार्थक नहीं है। कोई भी नर्स देखरेख करने वाली, कोई भी नर्स देखरेख देखरेख करने वाली मानव नहीं होती। कोई भी नर्स देखरेख करने वाली नर्स नहीं होती है जी। कोई भी जो नर्स हैं, जितनी भी नर्स हैं, वे सभी देखरेख करने वाली नर्स नहीं होती। सभी, कोई भी नर्स देखरेख करने वाली नर्स नहीं होती। चलो जी, इसके बाद क्या रहा, कुछ नर्स देखरेख करने वाली मानव होती हैं, ये सकारात्मक है। ये तो सकारात्मक है भाई।
ये तो सकारात्मक है। कुछ नर्स देख रेख करने वाली मानव होती है। ठीक है, तो चलो सी सही हो सके भाई, डी तो गलत हो सके। कुछ नर्स देख रेख करने वाली मानव नहीं होती। ओहो हो, ये नहीं कह रहा भाई उल्टा अपोजिट विपरीत देखना एक दूसरे का कौन कौन से। तो देखो सी में कह रखा इसने, ये नर्स हैं और ये देख रेख करने वाली मानव है। ये लो जी, कुछ नर्स देख रेख करने वाली मानव होगी, ऐसा बन गया नहीं। अब बिल्कुल इसका उल्टा बनना चाहिए, जबकि यहां से कैसा बन रहा, सभी नर्स देख रेख करने वाली होगी, तो ये तो है नहीं उल्टा। इसे तो हटा दिया, तो एक को हटा दो, ये नहीं आना। कोई भी नर्स देख रेख करने वाली नहीं होती, तो ये ए बी तो मेल नहीं खा रहे भाई, ए बी तो मेल नहीं खा रहे। इसके बाद क्या है, कुछ नर्स देखरेख करने वाली मानव नहीं होती, ये बिल्कुल इसका विपरीत हो गया, सी का विपरीत हो गया डी। क्योंकि यहां से कह रहा कुछ नर्स देखरेख करने वाली मानव होती है, और यहाँ कह रहा है कुछ नर्स देखरेख करने वाली मानव नहीं होती, तो हो गया नहीं बिल्कुल उल्टा। तो सी और डी हो गए भाई, मेल जो खा रहे एक दूसरे से, विपरीतार्थक जो हैं एक दूसरे के विपरीत सी और डी हैं, और सी और डी दे रखा आपने इसमें, डी में दे रखा भाई, घुमा रखा क्वेश्चन बढ़िया है जी। सी और डी जो है आपके इसमें याद रखिए, ये उप विपरीतार्थक का मतलब है एक दूसरे के जैसे क्वेश्चन पर निर्भर हों और विपरीत एक दूसरे के विपरीत हों, है जी। यहाँ कह दिया कुछ नर्स, और यहाँ कह दिया कुछ नर्स देख रेख करने वाली मानव होती है, मानव नहीं होती, तो ये हो गया ना बिल्कुल नहीं लगा दिया ऐसे बस, अन्य बाकी एक जैसा बिल्कुल, तो डी आ जाएगा, सी और डी। चलो जी अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 167। बहुत बढ़िया भाई, इसमें देखो ये क्या है, इसमें देखते हैं जी, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न तो दोनों एक साथ सत्य हो सकते और न ही दोनों एक साथ असत्य हो सकते। बताओ भाई, दो कथन होंगे ऐसे जो ना तो एक साथ सत्य होंगे और ना एक साथ असत्य होंगे, यानी कुल मिलाकर एक सत्य होगा एक असत्य होगा, इस तरह के होने चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन ये आपका जो है कथन इसमें होने चाहिए, इनका मिलान करना भाई आपको। बताओ जी। चलो जी देखो भाई, सभी ब्रेड पोषक हैं, ये मान लो ये हो गए ब्रेड, ये मान लिया ब्रेड, और ये क्या हो गए पोषक, ये सारे ब्रेड हो गए भाई पोषक, सभी ब्रेड पोषक हैं, पहला कथन आ गया। चलो जी बात सही है। दूसरा, कुछ ब्रेड पोषक हैं, ये मान लिए हमने कुछ ब्रेड पोषक हैं, कुछ ब्रेड पोषक आपके कैसे मान लोगे, ये मान लिए ये कुछ ब्रेड हैं और ये हो गए पोषक, ये ब्रेड, ये हो गए ब्रेड और ये हो गए पोषक, इसका ऐसा बन गया भाई चित्र। चलो जी, इसके बाद कुछ ब्रेड पोषक नहीं है, ये मान लो ये ब्रेड हो गए और ये पोषक हो गए, ये तो हो गया ब्रेड, और ये हो गया पोषक। देखो ये तो है ए का चित्र और ये है बी का चित्र और ये हो गया सी का चित्र। अब डी का यहाँ बना लो भाई, डी का यहाँ जी बना रहा हूं मैं। कोई भी ब्रेड पोषक नहीं है, ये मान लो ये ब्रेड हो गए और ये पोषक हो गए, तो कोई भी ब्रेड पोषक नहीं है, कोई भी ब्रेड पोषक नहीं है, ये ब्रेड हो गए ब्रेड और ये हो गए पोषक नहीं है। यहाँ क्या रखा, कुछ ब्रेड पोषक नहीं है, तो कुछ ब्रेड पोषक नहीं है लेकिन कुछ हो सकें। तो देखो ये देखो, बी तो बिल्कुल आना नहीं, क्योंकि बी तो बिल्कुल इसे जैसा हो गया, ए बी तो बिल्कुल एक जैसे हो गए, तो बी तो आना नहीं ए के साथ में, तो ए के साथ बी तो आना नहीं, ना ही ए के साथ में डी आना है जी, और भाई सी के साथ में डी भी नहीं आना, तो रह गया कौन सा, ए सी। देखो एक तो ए हो जाएगा सही, इसके अलावा कुछ ब्रेड पोषक नहीं है, ये नहीं कह रहा, कुछ जो ये ब्रेड हैं ये पोषक नहीं है। आगे बात समझ, तो इसने क्या कहा कि दोनों, देखो ये पूछ रहा था कि दोनों ना कथन न तो दोनों एक साथ सत्य हो, देखो दोनों एक साथ सत्य नहीं, ए और सी जो है, ये जो सी हो गया ये एक साथ सत्य नहीं है, देखो क्योंकि यहाँ तो ये हो गया एक दूसरे के अपोजिट और यहाँ हो गया एक दूसरे के साथ, बिल्कुल ये बिल्कुल दोनों एक दूसरे के मिले जुले हो गए और यहाँ बिल्कुल अपोजिट हो गए, ठीक है जी। तो दोनों एक साथ तो सत्य तो है नहीं, और न ही दोनों एक साथ असत्य हो, असत्य इसलिए नहीं है, दोनों के दोनों गलत नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ ये कह रहा कि कुछ ब्रेड जो है ये पोषक है, और इसने यहां से कह दिया कि कुछ ब्रेड पोषक नहीं है लेकिन कुछ हो सकें, कुछ ब्रेड पोषक नहीं है लेकिन कुछ तो हो सकें, थोड़े बहुत तो हो सकें, नहीं हो सकते, तो इसका मतलब सी आपका सही हो जाएगा। ये दोनों हो जाएंगे, असत्य हो सकते हैं, दोनों एक साथ न तो असत्य होंगे ना दोनों एक साथ सत्य होंगे, तो ए और सी होगा भाई इसमें, ए और सी बैठेगा आपका बी में। चलो जी अगला क्वेश्चन देख लो।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 172, 172वां क्वेश्चन है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस तरह संबंधित है कि वे दोनों नहीं हो सकते यद्यपि दोनों गलत हो सकते हैं? दोबारा पढ़ो भाई क्वेश्चन, समझ में नहीं आई बात, बात समझ में नहीं आई, बात समझ में अब आएगी जब दोबारा पढ़ोगे, क्योंकि क्वेश्चन जब समझ में ना रहा हो तो उसे 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, बार बार पढ़ते रहो। लेकिन निम्नलिखित में से कौन से कथन इस तरह संबंधित हैं, किस तरह कि वे दोनों नहीं हो सकते, दोनों एक साथ नहीं हो सकते, यद्यपि दोनों गलत हो सकते हैं, यानी कि गलत तो हो सके लेकिन सही नहीं हो सकते, दोनों दोनों नहीं हो सकते, वे दोनों नहीं हो सकते यद्यपि दोनों गलत हो सकते हैं, गलत तो हो सके लेकिन दोनों नहीं हो सकते। चलो जी, सभी खिलाड़ी एथलीट हैं, ये मान लो ये खिलाड़ी हो गए और ये हो गए एथलीट, एथलीट लो जी, एथलीट हो गए और ये हो गए खिलाड़ी, खिलाड़ी तो सभी खिलाड़ी एथलीट बना दिए भाई, ये तो हो गया कथन ए। बी में क्या कह रहा, कुछ खिलाड़ी एथलीट हैं, ये हो गए कुछ खिलाड़ी एथलीट, तो ये खिलाड़ी हो गए, खिलाड़ी, और ये हो गए क्या भाई, एथलीट, एथलीट, ये वाले हो गए, कुछ खिलाड़ी एथलीट हो गए, यानी कुछ एथलीट खिलाड़ी हो गए। अगला क्वेश्चन, कुछ खिलाड़ी एथलीट हैं, कुछ खिलाड़ी एथलीट, एक मिनट भाई गलत बना दिया मैंने, ये तो सी का बन गया भाई, ये बन गया सी का, सी का बना दिया, चलो कुछ खिलाड़ी एथलीट है, ये बन गया सी का। ये मैं कह रहा कुछ खिलाड़ी एथलीट नहीं है, यानी कि ये मान लो ये खिलाड़ी हो गया और ये हो गया एथलीट, एथलीट, और ये हो गया खिलाड़ी, ये बनेगा इसका भाई बी का, ये बी हो गया भाई। डी को और देख लो भाई, 2 ही निकालने वैसे तो, चलो ये डी को भी देख लो, एक में रखा डी का भाई, कुछ खिलाड़ी एथलीट नहीं है, कुछ खिलाड़ी, ये मान लो खिलाड़ी हैं और ये कुछ खिलाड़ी एथलीट नहीं है, तो ये वाले हो गए, तो बी तो डी तो आना ही नहीं, क्योंकि सी और डी एक जैसे हो गए, तो सी डी तो आना नहीं भाई, तो सी डी को काट दो, सी डी इसमें दे रखा, सी इसमें दे रखा, डी इसमें दे रखा, तो रह गया कौन सा, ये रह गया भाई। जब सी डी नहीं आने, ये देखो दोनों एक जैसे हो गए, ये नहीं आ सकते बिल्कुल भी है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए है जी, वे दोनों नहीं हो सकते यद्यपि दोनों गलत हो सकते हैं, ये बिल्कुल हो सके भाई, ठीक है, दोनों एक दूसरे के विपरीत विपरीत हो गए नहीं, उल्टे बिल्कुल, तो गलत तो हो सके हैं और दोनों नहीं हो सकते, तो ए भी आ जाएगा भाई इसका, ए और बी हो जाएगा, बस ये हो जाएगा भाई इसका, ए भी आ जाएगा भाई। चलो जी अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन देखो भाई 174, 174वां क्वेश्चन है जी, है भाई 174वां क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है जी, इसे देखो भाई क्या इसका आंसर होगा। विपरीत देखने भाई, एक दूसरे के विपरीत, ये तो आप देख ही लोगे। निम्नलिखित में से कौन से कथन एक दूसरे के विपरीत हैं, एक दूसरे के उल्टे बिल्कुल विपरीत ढूंढने। देखो सभी चलचित्र रोमांचकारी होते हैं, ये मान लो चलचित्र हैं, क्या है ये, चलचित्र, ये हो गए आपके चलचित्र, और ये कह रहा कि सभी चलचित्र जो है ना ये रोमांचकारी हैं, सभी चलचित्र रोमांचकारी हैं, रोमांचकारी, रोमांचकारी हो गए सभी चलचित्र। चलो जी बात सही है, पहले की मान ली हमने। इसके बाद कुछ चलचित्र रोमांचकारी नहीं होते, ये मान लो ये चलचित्र हो गए, अरे उनका कुछ रोमांचकारी नहीं होते लेकिन कुछ तो होंगे, कुछ रोमांचकारी होंगे कुछ तो नहीं होंगे, तो बिल्कुल ये तो उल्टा है नहीं भाई, ये तो यहाँ से आएगा, तो बी में तो बनने का नहीं भाई, बी तो आपका दिखाना नहीं, बी आपका विपरीत आने का नहीं, एक ही साथ, तो ए बी एक साथ नहीं आ सकते, अब एक साथ इन्हें दे भी नहीं रखे, ए बी एक साथ नहीं दे रखे। चलो जी कुल मिलाकर ए आएगा तो बी नहीं आना, यानी कि इन दोनों में आपका बी नहीं है और इसमें बी दे रखा केवल। चलो जी बी तो होना नहीं भाई, कोई भी चलचित्र रोमांचकारी नहीं है, ये मान लो ये हो गए चलचित्र और ये हो गए रोमांचकारी, चलचित्र और ये हो गए रोमांचकारी, 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 ये रोमांचकारी हो गए भाई, है जी, ये बन गया क्या भाई सी। चलो जी डी में देख लो कुछ चलचित्र रोमांचकारी हैं, ये मान लो चलचित्र हो गया, कुछ रोमांचकारी हो गया, डी हो गया, ये तो बी और डी तो बी डी तो एक जैसी बन गई बिल्कुल, तो ये पूछ रहा विपरीत एक दूसरे का उल्टा, देखो ये बन रहे उल्टे बिल्कुल, देखो यहाँ से बिल्कुल जो ना ये बिल्कुल अलग हो गए और यहाँ से बिल्कुल एक जगह मिले हुए, तो यानी कि सभी चलचित्र जो है रोमांचकारी हैं, और यहाँ कह दिया इसने कोई भी चलचित्र रोमांचकारी नहीं होगा,
कोई भी चलचित्र रोमांचकारी नहीं होता। तो कुल मिलाकर सी, ए और सी हो गए एक दूसरे के अपोजिट, बिल्कुल उल्टे। तो इसका आंसर आ जाएगा भाई ए आपका, पहला आंसर आपका सही हो जाएगा। पहला आंसर आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है भाई 183। 183 क्वेश्चन है, इसका आंसर देखना भाई, लगाना आपको क्या इसका सही आंसर होगा। चलो जी लगाओ भाई। ये भी आपका तर्क वाक्य है। पहले तो ले लो इंक, इंक ले ली भाई, लो जी। यदि तर्क वाक्य कुछ दूध दही होता है, ये मान लो ये दूध है, और क्या कह रहा है, कुछ दूध दही होता है, ये मान लो ये दही होगा, तो ये बन गया, ये तो दूध है, कुछ दूध दही बन गया, लो जी बन गया, दही होता है, ये कथन आगा भाई ए, ये कथन आपका ए है। ओ सॉरी ए नहीं है भाई, ये तो आपका जो ना कथन ही दे रखा, को सही माना जाए, मान लिया बिल्कुल सही। तो निम्न में से, निम्न के आधार पर कौन सा वाक्य गलत होगा, यानी कि उल्टा बिल्कुल, इसका विपरीत वो हो जाएगा जो दूध दही नहीं हो सकता। तो देखो, कोई दूध दही नहीं हो सकता, पहले में कह दिया ना, तो क्या कह रहा, कोई दूध दही नहीं होता, ये मान लो ये दूध हो गया और ये दही हो गया नहीं उल्टा बिल्कुल, पहला ही आ गया, दूध दही नहीं होता। और देख लो भाई ये बी है भाई, सॉरी ए है ये, तो वैसे आंसर यही हो जाएगा। अगला, सभी दूध दही होते हैं, ये दूध हो गए, ये सभी दही हो गए, ये तो हो ही नहीं सकता है, गलत थोड़ा ही होगा, तो सही भी हो सके। कुछ दही दूध होते हैं, कुछ दूध दही होते हैं, ये इस तरह से बन गया, तो ये भी नहीं होने का। कुछ दूध दही नहीं होता, कुछ दूध दही नहीं होता लेकिन कुछ होता है, तो ये भी ऐसे बन जाएगा, लेकिन ये रहेगा बिल्कुल कोई भी दूध दही नहीं होगा। ए आंसर बिल्कुल सटीक बैठेगा भाई, ए आंसर आपका बिल्कुल सटीक जो बैठेगा वो बैठेगा ए, सबसे सटीक जो आंसर होगा वो होगा केवल ए। ठीक है जी, चलिए बताओ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। अगले क्वेश्चन पे चलें, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लो जी कौन सा है, लो भैया, क्वेश्चन नंबर 190, 190। क्वेश्चन नंबर 190 जो है भाई, ये चल गया आपका दूसरा टॉपिक। टॉपिक है भाई ये आगमनात्मक, आगमनात्मक उपागम। आगमनात्मक उपागम जो है, ये भी आपका एक अलग से टॉपिक दिया गया है यूनिट नंबर 6 में। यूनिट नंबर इंक ले लो पहले, यूनिट नंबर 6 में एक टॉपिक दे रखा आपका अलग से, आगमनात्मक उपागम, तो उससे संबंधित ये क्वेश्चन है जी। इस तरह के क्वेश्चन आपको केवल रटने पड़ेंगे भाई साहब, क्योंकि इनके जो ना अलग से सिद्धांत दे रखे हैं। चलो देख लो फिर भी क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़ने का प्रयास करेंगे और इसे हल करने का प्रयास भी करेंगे भाई। आगमनात्मक उपागम में सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे उत्पन्न होता है, हुआ होता है, बताओ भाई किससे उत्पन्न हुआ होता है? ये तो आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। निष्पादित अनुसंधान में आगमनात्मक उपागम का जो सिद्धांत है वो उत्पन्न होता है, किसमें, निष्पादित अनुसंधान। तो इसका सही आंसर आ जाएगा निष्पादित अनुसंधान। चलो जी अगला क्वेश्चन देख लो भाई क्या है, इसमें समझने वाला तो कुछ था ही नहीं। आज का भाई आखिरी क्वेश्चन है जी, आज का ये आखिरी क्वेश्चन होगा भाई, क्योंकि 12वां क्वेश्चन है। ठीक है जी, 12वां क्वेश्चन है, और ये टॉपिक ले रखा मैंने निगमनात्मक, वो तो लिया था आगमनात्मक से, और ये लिया भाई मैंने निगमनात्मक, निगमनात्मक तर्क से। एक मिनट पीछे की भाग रही है छोटू, और अगले वाले आएंगे भाई आपके न्याय सिद्धांत से हैं, जो आपके भारत के जो तर्कशास्त्री हुए हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन रहेगी। अगली क्लास जो रहेगी बहुत बढ़िया है, वो समझ में आएगी तुम्हारे, बहुत आसानी से करोगे भी तुम उन्हें। ठीक है, क्योंकि आसान क्वेश्चन है बहुत। चलो जी इसे देख लो, इसमें देखो भाई कौन सा इसका आंसर सही होगा। निगमनात्मक का है भाई ये क्वेश्चन है जी। यदि हम गैस भर, देखो निम्नलिखित में से, निम्नलिखित युक्ति में से निगमनात्मक तर्क के सामान्य पैटर्न को पहचानिए। यदि हम गैस भरवाने के लिए जल्दी नहीं रुकेंगे तो हमारी गैस खत्म हो जाएगी। यदि हम गैस भरवाने के लिए जल्दी नहीं रुकेंगे तो ये देखना भाई जो ना गलती कहाँ पर रखी है, किस प्रकार का दोष है जी। यदि हम गैस भरवाने के लिए जल्दी नहीं रुकेंगे, इसका मतलब आना था, यहाँ से आना था जल्दी नहीं जाएंगे। यदि हम गैस भरवाने के लिए जल्दी नहीं जाएंगे, इसने क्या रखा रुकेंगे,
तो हमारी गैस खत्म हो जाएगी। यदि हमारी गैस खत्म हो जाएगी तो हम शादी में देर से पहुंचेंगे। अतः यदि हम गैस भरवाने के लिए जल्दी नहीं रुकेंगे तो हम शादी में देर से पहुंचेंगे। तो श्रृंखला युक्ति दोष है भाई। कैसा दोष है? श्रृंखला युक्ति। श्रृंखला युक्ति, कोई विधान नहीं है, निषेध नहीं कर रहा किसी चीज का, हेतु वाक्य नहीं है, फल वाक्य नहीं है, ये है क्या? ये है भाई आपका श्रृंखला युक्ति। श्रृंखला युक्त तो ये आपके सभी न्यायाधीश हैं। न्यायाधीश जो होंगे ये सभी कैसे हैं? निष्पक्ष हैं। निष्पक्ष निष्पक्ष हैं। सभी न्यायाधीश जो है निष्पक्ष हैं। निष्पक्ष का मतलब, सभी का मतलब हो गया, सभी का मतलब हो गया सार्वभौम। ठीक है, सार्वभौमिक। सार्वभौमिक मतलब सभी, सार्वभौम। तो कुल मिलाकर एक तो सार्वभौम आना, तो ना तो ये आएगा और ना ही आएगा। इसके अलावा इसने कहा कि निष्पक्ष हैं। निष्पक्ष मतलब कि क्लियर हैं, सही हैं, ठीक है, बिल्कुल पक्षपात नहीं करते। तो कुल मिलाकर किसी भी चीज का निषेध ये नहीं करते, तो निषेध तो नहीं आएगा, तो कैसा आ जाएगा? विधेय आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन होगा आपका ए, सार्वभौम विधेय। सार्वभौम विधेय इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको मिल रहा है वो है क्वेश्चन नंबर 211, और आज का ये दूसरा क्वेश्चन रहेगा। इसको पढ़ो भाई, क्या कह रहा? निम्नलिखित में दिए गए तर्क वाक्य में प्रयुक्त तर्क की पहचान करनी है। निम्नलिखित वाक्य में दिए गए तर्क वाक्य में प्रयुक्त तर्क की पहचान, यानी कौन सा तर्क इसमें लगाया गया है, कौन सा लॉजिक लगाया है इस क्वेश्चन में, ये हमको देखना है। ये पूछ रहा है कि तर्क, प्रयुक्त तर्क यानी कौन से तर्क का प्रयोग किया गया, उसकी पहचान करनी है। लिखने को बढ़ाने के लिए कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग उसी तरह महत्वपूर्ण है जैसे कि ज्ञान के उत्पादन के लिए आईसीटी का उपयोग। नहीं भाई, देखो क्या कह रहा है जी। ये कह रहा है भैया कि आपको जो है इसमें तर्क लगाना है कौन सा है, और तर्क भी कहाँ पे लगाना है? तर्क भी लगाना आपको कहाँ पर भाई? तर्क लगाना है आपको निम्नलिखित में से दिए गए वाक्य में तर्क लगाना या पहचान करनी। सीखने को बढ़ाने के लिए कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण सहायक जो सामग्री है, शिक्षण सहायक सामग्री कैसी होगी? दिखाई देगी। दिखाई देगी मतलब कि दृश्य होगी। ठीक है, कैसी होगी? दृश्य होगी। ठीक है, दृश्य। तो कह रहा सीखने को बढ़ाने के लिए कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री जो दिखाई देगी हमको, शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग उसी तरह महत्वपूर्ण है जैसे कि ज्ञान के उत्पादन के लिए आईसीटी का प्रयोग। जो आईसीटी होती है, आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसका जो प्रयोग किया जाता है जिस प्रकार से, उसी प्रकार से हमको शिक्षण सहायक सामग्री का, जैसे बोर्ड है, बुक है, ठीक है, इसके अलावा चौक वगैरह है, तो उन सब का प्रयोग किया जाए। तो कैसी रहेगी? सादृश्य। ये चीजें होंगी कैसी? सादृश्य, दिखाई देंगी। तो कुल मिलाकर काल्पनिक तो होगी नहीं, ठीक है, निगमनात्मक नहीं होगी और ना ही आगमनात्मक होगी। तो कुल मिलाकर कैसी होगी? सादृश्य, यानी कि दिखाई हमको ये देगी। तो कुल मिलाकर इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका भाई बी ऑप्शन, आपका इसमें सही हो जाएगा। सादृश्य इसका सही आंसर होगा। 2019 में आपका जो एग्जाम हुआ था यूजीसी नेट का, उसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। और यदि आप लोगों ने भाई हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और वीडियो को लाइक तथा शेयर भी जरूर कर दिया करो। और रही बात पीडीएफ की, वो सभी आपको मैंने बता ही दिया था कि संसार अकेडमी से, यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, संसार अकेडमी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप सर्च करके ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन आया है आपका अनुरूपताओं से लिया गया है। एक टॉपिक आपका दिया गया है अनुरूपताएं, तो उससे ये टॉपिक मैंने आपका लिया है। ठीक है जी, चलो इसको देखते हैं क्या है भाई। एक मिनट, अनुरूपता नहीं, ये वाला है वेन आरेख से। ठीक है, वेन आरेख से ये क्वेश्चन आपका लिया गया है। वेन आरेख का क्वेश्चन है। चलो जिसको देखो भाई कैसे बनेगा। देखो इसमें देगा ये वेन आरेख से भाई, वेन आरेख जो टॉपिक दिया है, वेन आरेख, ये आपका लॉजिकल रीजनिंग में ही आता है वेन आरेख, तो उसका ये टॉपिक है आपका। नीचे दो आधार वाक्य दिए गए हैं जिनसे चार निष्कर्ष निकाले गए हैं। चार निष्कर्ष जो है निकाल रखे हैं। दो आधार हैं, ये आप पर दे दिए गए दो आधार, इनके आधार पर चार निष्कर्ष निकाल रखे हैं। आधार वाक्यों से निम्नलिखित में से कौन से निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं? तो कौन से निष्कर्ष इसमें निकाले जाएंगे ये आपको इसमें बताना है। अब देखो सारे ऑप्शनों में इसमें 3 दिया गया है, यहाँ पे 1 दिया, यहाँ से 2 और यहाँ से 2। देखो सबसे पहले देखते हैं, सभी बिल्लियां कुत्ते हैं। ये मान लो ये बिल्ली है, ये क्या है भाई? कैट, बिल्ली। तो ये सारी की सारी क्या हैं? ये सभी बिल्लियां क्या है? कुत्ते हैं। कुत्ते मतलब डॉग। ये सभी के सभी जो हैं, सारी बिल्लियां कुत्ते हैं। कुल मिलाकर आपका इसने कहा कि सारी बिल्ली कुत्ते हैं। चलो जी,
अब दूसरा कथन देखो, आगे फिर इसने कह दिया सभी कुत्ते गाय हैं, तो जितने भी कुत्ते हैं ये सारे के सारे कुत्ते, ये सारे के सारे जो कुत्ते हैं ये क्या हो जाएंगे, गायें। तो ये बनना है डायग्राम आपका। बिल्ली आ गई जो ना, सभी बिल्लियां जो है ये कुत्ते हैं और सारे कुत्ते जो हैं ये गाय हैं। तो इस तरह से डायग्राम आपका बनेगा। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, सभी बिल्लियां गाय हैं, ये जितनी भी बिल्लियां हैं ये गाय भी है, सीधी सी बात है बिल्कुल, ठीक है भाई। जब ये आपके सारी बिल्लियां कुत्ते हैं और सारे कुत्ते गाय हैं, तो कुल मिलाकर सारी बिल्लियां भी आपकी क्या होगी, गायें होगी। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा जी। चलो जी, इसके बाद और देखो क्या कह रहा है, कुछ गायें बिल्लियां हैं, ये कह रहा है जो आपकी ये गायें हैं, ये कुछ गायें जो हैं ये बिल्लियां हैं। अब देखो यहाँ से कह दिया इसने ये सारी की सारी गायें हैं और इनमें से कुछ ये बिल्ली है, ये कुछ बिल्लियां हैं, तो कुछ गायें जो है बिल्लियां हैं, बिल्कुल बात सही है। तो बी भी आपका सही हो गया भाई, बी भी आपका सही हो गया। तो ए और बी अभी तक दोनों सही है। सी में देखो सभी कुत्ते बिल्ली, ये करा ये जितने भी कुत्ते हैं ना ये सारे बिल्ली हैं, हो नहीं सकते हैं, सारे कुत्ते बिल्ली कैसे हो जाएंगे, ये सारी बिल्ली जो है ये कुत्ते हैं, लेकिन ये सारे कुत्ते जो हैं सारे के सारे ये बिल्लियां नहीं, केवल इतनी सी, ये इतनी सी जो है ना ये वहाँ यहाँ पे ये वाले कुत्ते बिल्ली हो सके, सारे नहीं हो सकते। तो ये हो गया जी सी आपका गलत। चलो जी सी तो काट दो। तो सी कौन से में रखा, इसमें रखा, तो ये तो हो नहीं सकता भाई। हैं, अभी तक कौन सा रह गया फिर, ये रह गया सी आपका। तो इसे हुआ, कोई गाय कुत्ता नहीं है, ये कह रहा जितनी भी ये गायें हैं इनमें से कोई भी कुत्ता नहीं, कुत्ता क्यों नहीं है, ये वाले कुत्ते तो हैं सारे, ये सारे कुत्ते हैं, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन रहेगी भाई आपके ए और बी, ए और बी दे रखा आपका सी में, ए और बी जो ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया आपका सी में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपका वेण आरेख का भाई, ठीक है। वेण आरेख के इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, आपको आरेख बनाना पड़ेगा और उसमें लॉजिक लगाना पड़ेगा, फिर कौन सा गलत है और कौन सा सही है। उम्मीद है कि इस तरह के आप सारे क्वेश्चन कर लोगे और पहले भी आपने कर रखे होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने बहुत किए होंगे, ठीक है। जब आप जो है तैयारी कर रहे होंगे ना कंपटीशन की, ठीक है, तो उसमें आपने ये क्वेश्चन बहुत सारे किए होंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन इसी तरह से होते हैं, बहुत आसान होते हैं, इन्हें करने में कोई ज्यादा दिक्कत होती नहीं। चलो जी, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे कौन सा भाई। अगला क्वेश्चन है जी 233वां। 233वां जो क्वेश्चन दिया गया है, ये जो क्वेश्चन आया है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 233, ये संबंधित है किससे भाई, ये संबंधित है जी आपका, एक टॉपिक दिया गया है भारतीय तर्कशास्त्र। कौन सा भाई, भारतीय तर्कशास्त्र, बहुत बढ़िया है, इससे क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा इस टॉपिक से। भारतीय तर्कशास्त्र, भारतीय तर्कशास्त्र, भारतीय तर्कशास्त्र से ये आपका क्वेश्चन लिया गया भाई, ठीक है जी। इसमें देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से क्या गणित से संबंधित प्राचीन ग्रंथ है, सीधा सीधा सा क्वेश्चन बताना बस आपको कि गणित से संबंधित कौन सा ग्रंथ है, यानी कि कुल मिलाकर गणित के बारे में कौन से ग्रंथ में बताया गया है। तो देखो भाई, गणित के बारे में जो बताया गया है वो बताया गया है आपका कौन से में, सल्व सूत्र में। जो सल्व सूत्र है ये आपका गणित से संबंधित है। सल्व सूत्र जो है ये एक प्राचीन ग्रंथ है हमारा, और जो गणित है यानी कि बीज गणित से संबंधित है भाई, कुल मिला के गणित से संबंधित है, बीज गणित से ये संबंधित है, बीज गणित से ये संबंधित है जी आपका, ठीक है। चलिए जी, तो भाई आपका डी आंसर आ जाएगा इसमें, डी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, ये भी इसी टॉपिक से है भाई, ठीक है। ये भी आपका भारतीय तर्कशास्त्र के ही क्वेश्चन आएंगे अभी आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका पक्का आना जरूर है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका आना जरूर है। कौन सा क्वेश्चन आ जाए ये कह नहीं सकते, ठीक है। चलो, ये निम्नलिखित में से कौन से प्राचीन ग्रंथ आयुर्विज्ञान से संबंधित, देखो भाई आयुर्विज्ञान जो है, आयुर्विज्ञान से जो संबंध है हमारा, कौन कौन से है। एक तो आपने नाम सुना होगा चरक संहिता, चरक संहिता के लेखक थे चरक, है जी। चरक लेखक जो है, चरक संहिता के लेखक कौन थे, चरक थे। तो ये भी आपका जो है आयुर्विज्ञान से संबंधित है, मेडिकल से संबंधित है। और एक था सुश्रुत संहिता, ये भी आपकी मेडिकल से संबंधित है। जबकि सल्व संहिता मैंने आपको बताया अभी किससे, गणित से संबंधित है, गणित से संबंधित है। और योग सूत्र जो है आपका, ये योग से संबंधित है भाई, ये आपको पतंजलि ने इसकी रचना की थी, ये योग से संबंधित है। तो कुल मिला के आपका ना तो आपका बी होना और ना डी होना, तो ए और सी होगा। ए और सी दे रखा केवल सी ऑप्शन में, ए और सी जो दिया गया वो केवल सी ऑप्शन में दे रखा। बात बताओ समझ में आ रही नहीं, आगे होगी समझ में बात यहाँ तक तो, ठीक है। चलो जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आ गया 243, क्वेश्चन नंबर 243 शुरू देखेंगे भाई इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 243 की अगर बात करें तो इसमें कह रहा तर्क की शास्त्रीय भारतीय प्रशाखा न्याय है भाई, क्या है, न्याय। न्याय के अनुसार निम्नलिखित कथन में कौन सा तर्क दोष है, तर्क दोष देखना है। बढ़िया क्वेश्चन है भाई, इस तरह का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, एक तर्क दोष वाला, ठीक है। तर्क दोष है, तो निम्नलिखित में से कौन सा तर्क दोष है। क्या कह रहा है, पहाड़ पर अग्नि है क्योंकि यह ध्येय है, पहाड़ पर
अग्नि है क्योंकि यह देह है। इस बात की जानकारी आपकी मिलती है भैया 5 पर। देखो, एक आपका जो है न्याय स्कूल के नाम से सिद्धांत है, न्याय स्कूल, न्याय स्कूल के नाम से ये सिद्धांत है। और इस सिद्धांत में आपके 5 प्रकार की भ्रांतियों का उल्लेख किया गया है। उनमें से ही आपकी ये आपकी भ्रांतियां रहती है। तो 5 प्रकार की भ्रांतियां हैं और सभी भ्रांतियां जो है भौतिक भ्रांतियों के रूप में मानी जाती है। जैसे कहा गया कि पहाड़ पर अग्नि है क्योंकि यह गे है। कथन में इसमें क्या हो रहा, साधारण तर्क दोष होगा। इसमें कैसा होगा, साधारण तर्क दोष। तो इसमें कैसा रहेगा, साधारण, साधारण, साधारण तर्क दोष मिलेगा जी आपको। इसमें मिलेगा भाई आपको साधारण तर्क दोष, क्योंकि इसमें कहा गया देखो कि पहाड़ पर अग्नि है, पहाड़ पर अग्नि है क्योंकि यह गे है। क्योंकि यह गे का मतलब होगा क्योंकि यह हमें इस बात के बारे में जानकारी है। पहाड़ पर अग्नि है, पहाड़ पर अग्नि है, इस बात की हमको जानकारी है क्योंकि यह गे है, गे है, इस बात की हमको जानकारी है। तो इसका आंसर आ जाएगा कौन सा, बी नहीं होना, इसका आंसर होगा भाई आपका डी, साधारण तर्क दोष। तो डी आंसर सही हो जाएगा इसका, साधारण तर्क दोष आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो जी अगला क्वेश्चन देख लो भाई कौन सा। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो 245, क्वेश्चन नंबर 245 भी आपका न्याय और तर्क दोष से ही संबंधित है, तर्क शास्त्र से ही संबंधित है, दोष नहीं तर्क शास्त्र से संबंधित है। ठीक है जी, चलो भाई इसमें देखते हैं क्या है। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें कहा गया न्याय भारतीय शास्त्रीय तर्कशास्त्र मत के अनुसार निम्नलिखित किस युक्ति में, किस युक्ति के विरुद्ध तर्क दोष निहित है। यानी कि कौन सी जो है कौन सी युक्ति के, कौन सी या कौन से तर्क के खिलाफ तर्क दोष निहित है, ये हमको इसमें बताना है। चलो जी देखो भाई क्या होगा। इसमें कहा गया पर्वत पर धुआं है क्योंकि क्योंकि उस पर आग है। ये कहा गया कि पर्वत पर धुआं है, ये मान लो ये पर्वत है, ये पर्वत है और इस पर धुआं उठ रहा है। ठीक है, इस पर धुआं उठ रहा, धुआं क्यों उठ रहा होगा, क्योंकि यहाँ से आग होगी, भाई आग होगी जब तो होगा। ठीक है, तो ये तो कोई तर्क दोष नहीं हुआ, तो ये तो आपका आंसर इसमें होगा नहीं। इसके बाद, इसके बाद ध्वनि शाश्वत है क्योंकि यह उत्पन्न होती है। ध्वनि शाश्वत है, ध्वनि हमारे मुख से निकलती है, उत्पन्न होती है, ये बात भी बिल्कुल सही है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। जबकि पूछ रहा तर्क दोष, तर्क दोष किसमें निहित है। ठीक है, जैसे देखो पिछला जो क्वेश्चन था उसमें तर्क दोष देखा ना। इसके बाद क्या कह रहा है, उस जो है पर्वत पर आग है क्योंकि यह गे है, पर्वत पर आग है, ये मान लो ये पर्वत है और इस पर आग है। ठीक है, और आगे कह रहा है कि क्योंकि यह गे, गे है। एक मिनट रुको भाई, ठीक है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये है, ये तो सही हो जाएगा बिल्कुल, सी भी सही हो जाएगा, सी भी सही हो गया, ए भी सही हो गया। साउंड इज इंटरनल बिकॉज इट इज द सेबल, ध्वनि शाश्वत है क्योंकि यह श्रव्य है, ये भी सही हो गया, ये रहना चाहिए भाई। ये एक मिनट देखो, देखो भाई पर्वत पर धुआं है क्योंकि उस पर आग है, ये बात बिल्कुल सही है, तभी तो धुआं होगा। ठीक है, इसके बाद ध्वनि शाश्वत है क्योंकि यह उत्पन्न होती है, ध्वनि शाश्वत है, शाश्वत है क्योंकि यह उत्पन्न होती है, यही गलत होगा भाई, क्योंकि यह उत्पन्न, ये उत्पन्न नहीं होती, उत्पन्न की जाती है, उत्पन्न की जाती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें आपका तर्क दोष जो रहेगा बी में रहेगा, बी में तर्क दोष इसमें देखा जाएगा भाई। ठीक है, बी में तर्क दोष होगा, शाश्वत, ध्वनि शाश्वत है क्योंकि यह उत्पन्न होती है, में विरुद्ध तर्क दोष निहित हो रहा। ठीक है, इसमें विरुद्ध तर्क दोष निहित हो रहा भाई। ठीक है, विरुद्ध तर्क दोष इसमें निहित हो रहा है, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, बी आंसर इसमें हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन मिलान करने वाला है, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, इस टॉपिक से आपको ध्यान रखिए। ठीक है, तर्क दोष वाले से भी एक क्वेश्चन तो पक्का आपको देखने को मिला। सॉरी, भारतीय न्याय दर्शन जो है, ये आपका जो न्याय शास्त्र है, न्याय शास्त्र जो है, इससे आपको एक क्वेश्चन तो पक्का देखने को मिल ही जाएगा जरूर। चलो भाई इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है जी आपका 255, इसके बारे में देखेंगे भाई क्या दिया गया। इसमें दिया गया भाई आपका सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना। सबसे पहले दिया गया इनके द्वारा, भरत विद्वान है ये, तो इनके द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया था, कौन सी अवधारणा दी गई थी, पूछ रहा। विशिष्टता अवधारणा इनके द्वारा कौन सी दी गई। देखिए भरत जो थे, भरत के द्वारा जो आपका दिया गया था सिद्धांत, वो दिया गया था रास सिद्धांत। भरत के द्वारा मैं आपको बता दूं, भरत के द्वारा दिया जाएगा रास सिद्धांत, रास सिद्धांत दिया जाएगा, इसके द्वारा रास सिद्धांत दिया गया, रास सिद्धांत दिया गया भरत के द्वारा। इसके बाद दूसरे दे रखे इन्होंने भरत हरि, भरत हरि की अगर मैं बात करूं
तो भर्तहरि जो हैं इन्होंने दिया था भाषण सिद्धांत। कौन सा? भाषण सिद्धांत। इन्होंने भाषण का सिद्धांत दिया था। भाषण, एक मिनट भाई क्या हो गया, भाषण सिद्धांत दिया जी इन्होंने। चलो जी देख लो भाई कहाँ से ये देखो, भरत का तो आ गया तीसरा और भर्तहरि का आ जाएगा भाषण सिद्धांत यानी कि चौथा। चलो जी इसके बाद देख लो भाई और कौन दे रखे, भट्टनायक। भट्टनायक की अगर बात करें तो इसने दिया था साधारणीकरण। भट्टनायक, भट्टनायक, भट्टनायक की अगर मैं बात करूं तो इसने किस द्वारा दिया गया, क्या भाई, साधारणी, साधारणीकरण दिया गया था जिसके द्वारा, साधारणीकरण दिया गया था इसके द्वारा, तो इसका आ जाएगा दूसरा। और भाई पाणिनि के द्वारा तो सभी को पता है कि व्याकरण की रचना की थी पाणिनि ने, ठीक है, संस्कृत व्याकरण की रचना है। तो डी का तो हो जाएगा पहला, देखो डी का पहला इन दो में दे रखा, ये भी काट दो और ये भी काट दो। और भैया इसके बाद पहले का कौन सा हो जाएगा, पहले का हो जाएगा तीसरा, पहले का तीसरा केवल सी में दे रखा भाई, तो सी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। इसका जो सही आंसर होगा वो आ जाएगा आपका सी। सही आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा जी सी। अगला क्वेश्चन देख लो कौन सा दिया गया आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर है 71। निम्नलिखित में से कौन सी, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय दर्शन पद्धति यह मानती है, क्या मानती है कि अनुमान से संबंधित सार्वभौम संबंध निर्धारित नहीं किए जा सकते क्योंकि अनावलोकित मामलों में संदिग्धता की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। चलो जी देखो भाई इसमें कौन कौन सा दिया गया। इसमें एक तो दिया गया बौद्ध सिद्धांत, दूसरा दिया गया है आपका न्यायिक, न्यायिक सिद्धांत, इसके अलावा दिया गया आपका मीमांसा सिद्धांत और एक दिया गया लोकायत सिद्धांत। देखो लोकायत जो सिद्धांत है, लोकायत जो भारतीय दर्शन है, इसी के द्वारा माना जाता है, इसके द्वारा यह माना जाता है कि भाई अनुमान से संबंधित जो सार्वभौम, अनुमान से संबंधित जो सार्वभौम संबंध निर्धारित नहीं किए जा सकते, ठीक है जी, क्योंकि आपका अनावलोकित मामलों में संदिग्धता की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। इस बात की पुष्टि करता है लोकायत संप्रदाय या लोकायत सिद्धांत। लोकायत भारतीय दर्शन जो पद्धति है उसके द्वारा ये अनुमान निर्धारित किया जाता है या अनुमान माना जाता है, उसी का ये मानना है। तो क्वेश्चन जो है आपका इसमें डी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है क्या भाई, स्यादवाद। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, ये तो बहुत आसानी से निकाल दोगे आप, है जी। इस क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग जो है आसानी से दोगे, फटाफट दो भाई, कमेंट बॉक्स में दो कुछ बच्चे इसका आंसर देखो क्या दोगे आप। जबकि मैंने बता दिया कि स्यादवाद जो है ये आपका किससे संबंधित है, स्यादवाद जो है आपका ये जो है सॉरी जैन धर्म से संबंधित है। देखो स्यादवाद जो है, स्यादवाद ये जैन धर्म से संबंधित है, तो कुल मिलाकर ए का आपका चौथा आ जाता है। और ए का चौथा जो दे रखा आपका, देखो केवल एक में दे रखा, ए बी में दे रखा, तो बी, बी आंसर सही हो गया नहीं, बी आंसर सही हो गया, ए का चौथा। इसके बाद अनुपलब्धि जो दे रखा है ये वेदांत से संबंधित है, अनुपलब्धि जो है ये वेदांत से संबंधित है। अपोह की बात करेंगे तो बौद्ध दर्शन का है भाई, अपोह जो है ये बौद्ध दर्शन का है। और अभाव आ जाएगा न्याय का, अभाव आ जाएगा न्याय का। तो कुल मिलाकर आपका डी का हो जाएगा पहला, देखो इसमें दे रखा, सी का हो जाएगा दूसरा बौद्ध दर्शन अपोह का, और अनुपलब्धि का हो जाएगा आपका तीसरा वेदांत। तो बी आंसर इसका सही हो जाएगा आपका, ठीक है। दो बार आया था ये क्वेश्चन, दो बार 2020 में, एक तो 11 नवंबर को आया और फिर 25 सितंबर को आया, तो दो बार, मतलब कि एक ही क्वेश्चन बार बार भी रिपीट हो जाते हैं एग्जाम में। ऐसा नहीं कि भाई एक क्वेश्चन एक बार आ गया तो दोबारा नहीं आना। एनटीए क्या करता है यूजीसी नेट में, एक ही क्वेश्चन जो है कई कई बार रिपीट हो जाओ भाई, तो ये क्वेश्चन भी इसी तरह से रिपीट हुआ था। चलो जी अगला क्वेश्चन देख लो भाई कौन सा है आप लोगों के सामने। अगला क्वेश्चन आ चुका भाई, क्वेश्चन नंबर 292। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से के साथ सुमेलित करना है भाई। ए में दिया गया आपका एपिस्टीम तथा डोक्सा, ये किसका सिद्धांत है, किसका दर्शन है, ये आपको बताना, कौन से दार्शनिक का। इसके अलावा एक दे रखा आपका संभव और वास्तविक जीव, ये भी आपको बताना है किसका है ये किसके द्वारा दिया गया। एक दे रखा आपका व्यवहारिक और पारमार्थिक, ये बताना आपको किसका है, और तार्किक तथा वास्तविक एवं वास्तविक। तो ये सिद्धांत दिए गए हैं, इसमें आपको मिलान करके बताना कि कौन सा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है।
कौन सा जो सिद्धांत दिया है इसमें वो किस विद्वान के द्वारा दिया गया, ये इसमें आपको इनका मिलान करना। चलो जी, देखो भाई क्वेश्चन नंबर खुल जा रही है, एक मिनट कहाँ चल रही है, तो बता देता मन ने, इसका तो बी बताया था भाई अभी है। एक मिनट रुक जाओ भाई, इसका तो जो है लगाया नहीं गया आपके सामने, क्या हिंसा हो गया ये। एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा जो है इसको मैं एक बार देख लूँगा थोड़ा सा सही, ये जो है दिक्कत कर रहा है। अच्छा जी 73 आ गया, चलो ये भी हो गया भाई। इसके बाद अगला क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 292। क्वेश्चन नंबर 292 को देख लो भाई, इसका आंसर क्या होगा। चलो जी इसको देखते हैं। सूची का मिलान करना था भाई, पहले तो ले लो इसमें इंक, उसके बाद ही इसमें बात करेंगे क्या करना है। ये लो जी, ये ले ली मैंने इंक। देखो भाई सबसे पहले ए दे रखा है, ये जो दिया गया है इसमें ये है एपी स्ट्रीम और डोक्सा। ये भाई आपका किसका सिद्धांत है, प्लेटो का सिद्धांत था। ये सिद्धांत है आपका किसका, प्लेटो का। तो इसका तो हो जाएगा आपका कौन सा, चौथा। चौथा इनका प्लेटो ये दे रखा, देखो भाई ये ए के सामने तो आ जाएगा प्लेटो। इसके बाद संभव तथा वास्तविक जीव की अगर बात करें तो ये अरस्तु का सिद्धांत है। तो अरस्तु के सामने आ जाएगा जी आपका बी, ये अरस्तु के सामने हो गया भाई। इसके बाद व्यवहारिक तथा एवं पारमार्थिक, ये आपका शंकर का आपका जो सिद्धांत था, ये सिद्धांत है आपका शंकर का। तो सी इसके सामने आ गया और डी का हो जाएगा भाई, फिर ये बस सीधी सी बात है जी। मिलान कर लो तो ए का आ जाएगा आपका चौथा, ए का चौथा केवल आपका डी में दे रखा, तो डी आंसर इसका आपका सही हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। तो इस तरह से ये हो गया भाई आपका क्वेश्चन, ठीक है। चलिए जी अगले क्वेश्चन को देखते हैं कौन सा है। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है आपका क्वेश्चन नंबर 294। क्वेश्चन नंबर 294 जो दिया गया, ये भाई एक टॉपिक दे रखा आपका प्रमाण। एक आपका जो है यूनिट नंबर 7 में, सॉरी 6 में, ये यूनिट नंबर 6 चल रही भाई। यूनिट नंबर 6 में टॉपिक दे रखा आपका प्रमाण। प्रमाण तो उससे संबंधित ये क्वेश्चन है, 2022 में पूछा गया था। अब मैंने इसको भी ले लिया, वहां कभी ऐसा ही क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखने को मिल जाए आपको आगे। देखो भाई इसमें क्या है, इसमें कह रहा कि ज्ञान के निम्नलिखित साधनों में से किस में बोध की कोई भी इकाई बोध की कोई भी इकाई सर्व स्व पूर्णता निर्मित करने हेतु कुछ मान लेना शामिल होता है। ये किस चीज में, या जो है ये किस चीज के प्रमाण से संबंधित है। यानी कि ये नहीं कह रहा कि ज्ञान के निम्नलिखित साधनों में से किस में बोध की, ये ज्ञान के साधन है सारे, ए बी सी डी में जो दे रखे ज्ञान के साधन है, इनमें से कोई भी इकाई, ठीक है, किस में बोध की कोई भी इकाई स्वपूर्णता निर्मित करने हेतु कुछ मान लेना शामिल होता है। तो वो होता है भाई अर्थापत्ति में। अर्थ आपत्ति जो होती है, अर्थ आपत्ति जो होती है वो इसमें आएगी। ना तो देखो शब्द आएगा, ना ही अनुपलब्धि आएगी, और ना ही उपमान आता है इसमें। इसमें आएगा अर्थ उपलब्धि, वो अर्थ आपत्ति, अर्थ प्लस आपत्ति, आपत्ति, अर्थ प्लस आपत्ति को इसने जोड़ के लिख दिया अर्थापत्ति, ठीक है। तो अर्थ आपत्ति आ जाएगा इसमें, इसका बी आंसर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देख लो भी कौन सा। तो ये थे भाई आपके क्वेश्चन, क्वेश्चन ओनली खत्म हो गया, ठीक है। तो ये आज के भाई 12 क्वेश्चन थे, और ये थी आपकी लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों की समझ में आ गए होंगे, ठीक है। नहीं आए तो भाई नहीं, एक दो बार, दो चार बार देख लो, और इनको लेकर प्रैक्टिस आप लोगों को जो है करनी है, ठीक है। तो जो है इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे लॉजिकल रीजनिंग के, और 5 क्वेश्चन इसके आपके आने हैं। तो कुल मिला के आज हमने जो है टोटल अगर क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमने क्वेश्चन किए हैं 12, ठीक है भाई। और इन सब की पीडीएफ आपको प्राप्त होगी संसार एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे, आप सभी को पता ही है, ठीक है जी। तो एक तो एक रहा भाई, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये देखा था हमने, तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो ये देख लिया, चौथा क्वेश्चन ये देख लिया, पांचवा क्वेश्चन ये देखा, छठा ये था, ठीक है। और भाई यदि आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो जरूर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है ना अभी 28 तारीख के बाद जो है या एग्जाम हो जाएंगे यूजीसी नेट के, इसके बाद आपको डिटेल से फिर से दोबारा से हम पेपर 1 और पेपर 2 हिस्ट्री पॉलिटी दोनों पोर्शन इसमें करने वाले हैं। इसके अलावा पेपर 1 को इस बार पूरी डिटेल से जो है पहले से ही उसके जो है, और तुम्हारे इसके साथ साथ PYQ भी उसमें लगाए जाएंगे साथ साथ। तो सारी चीजें इसमें है, मैं आपको इसमें कंप्लीट अब्जा कराऊंगा दोबारा से, ठीक है। अब तक तो जो है बहुत सारा चीजें करा दी, वैसे तो मैंने लगभग आपकी सारी यूनिट ही कंप्लीट करा दी, और जल्दबाजी में कराई लेकिन सारी की सारी, ठीक है। क्योंकि इतना समय था नहीं, 2 महीने के अंदर अंदर ही
मैंने ये सारी चीज़ें आपको पूरी इसमें कराई हैं बेटी। चलिए, तो हमने आज से जो है आज जो क्वेश्चन शुरू किए थे, तो यहाँ से शुरू किए थे, ठीक है। तो ये पीडीएफ आपको सारी प्राप्त हो जाएगी संसार अकेडमी टेलीग्राम चैनल पे। चलो भाई, यहीं पे करते हैं आज की वीडियो को समाप्त। नमस्कार।